बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं और आगाज़ है इस बात से कि अपना इखलाक हम सबको अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि इखलाक वो चीज़ है जिसकी वजह से दूसरे हमारे बारे में जब भी गुफ्तगू करते हैं तो हमें अच्छे अल्फाज में याद रखते हैं। सेकेंडली, हमारी अगर ज़बान मीठी होगी, अच्छे तरीके से हम किसी से बात करेंगे तो किसी की दिल आज़ारी भी नहीं होगी। और सम टाइम कुछ ऐसी तल्ख बातें होती हैं जो आपको किसी से शेयर करना होती है, किसी को समझाना होती हैं। सिर्फ़ और सिर्फ अगर आप बात अच्छे तरीके से करेंगे, अल्फाज का इंतखाब अच्छा करेंगे तो किसी को बुरा भी नहीं लगेगा। खैर, आज के प्रोग्राम के रनडाउन के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो आज प्रोग्राम में एक बार फिर से आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हम लेकर आए हैं। आप ही के शहर की ख़बरें हम डिस्कस करेंगे, आपके मसाइल को उजागर करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ आपको ये बताते चलें कि सोशल मीडिया इम्पैक्ट किस तरह से हमारी नौजवान नस्ल को तबाह कर रहे हैं। इस पे एक बड़ा किरदार आजकल जो हम शोर शराबा सुन रहे हैं टिकटॉक का, इस पे हम बात करने वाले हैं कि आया टिकटॉक पे जो मवाद हमें नज़र आ रहा है जिसमें कोई कंटेंट नहीं है, लेकिन आपको सभी जो है एक रेस में जाते नज़र आ रहे हैं, ये क्यों है? क्यों इतनी जो जिस चीज़ का कोई मकसद ही नहीं है, हमने उसको अपनी ज़िंदगी का इतना अहम हिस्सा बना लिया है कि हम ना सिर्फ खुद बल्कि हमारे फैमिली के लोग भी जो हैं उस वजह से उस चीज़ में ऐड होते चले जा रहे हैं। खैर, इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ सेल्स प्रमोशन, और इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि मार्केट में सब्जियों के रेट क्या चल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। सबसे पहले जान लेते हैं बारिश होगी या नहीं, मौसम कैसा रहेगा। हमें ज्वाइन किया है फाहद भट्टी ने। फाहद, बताइएगा क्या प्रेडिक्शन की जा रही है? मॉनसून है, जब चाहे बारिश हो जाती है, जब चाहे धूप भी निकल आती है बारिश के बाद। तो आज मौसम के लिए क्या बताया जा रहा है, कैसा रहेगा मौसम? शहर का मौसम खुशगवार हो चुका है। ठंडी हवाओं के साथ जो है वो बादल भी नज़र आ रहे हैं। बादलों और सूरज के दरमियान आंख मचौली का खेल भी जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो आज शहर का दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि कम से कम 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। जबकि इस वक्त जो शहर का दर्जा हरारत है वो 31 डिग्री सेंटीग्रेड महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है। और साथ ही साथ ये पेशन गोई भी की गई है महकमा मौसमियात की जानिब से कि आज भी शहर के जो बेशतर इलाके हैं वहाँ पर बारिश का इम्कान है, जबकि अगले हफ्ते से बारिशों का एक नया सिलसिला शुरू होगा जिससे मौसम जो है वो मज़ीद खुशगवार हो सकता है। इस वक्त भी जो है वो शहर में बादल छाए हुए हैं, ठंडी हवा चल रही है, शहरी भी इससे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। और महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशन गोई भी की गई है कि अगले हफ्ते से जो है वो बारिशों का नया सिलसिला शुरू होगा, गरज चमक के साथ जो है वो शहर में बारिश भी होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फाहद, आप हमारे साथ मौजूद थे। और महकमा मौसमियात की जानिब से कहा जा रहा है कि अगले हफ्ते से बारिशों का एक नया सिलसिला शुरू होगा। मानसून है, बारिशों की तो पेशगोई की जा रही है और इस दफ़ा ये कहा गया है कि रिकॉर्ड बारिशें होंगी। इंतजामात भी कहा जा रहा है कि मुकम्मल कर लिए गए हैं। तो खैर, ये तो वक्त ही बताएगा। आज की टॉप स्टोरीज की तरफ चलते हैं। लीड स्टोरी हमारे पास है जी, पाबंदी धरी की धरी रह गई, होटल्स में खाबे ग्राहकों का रश जारी है। पानी के मीटर तमाम सारिफीन के लिए लाजमी करने का फैसला। ओपन मार्केट में 90 रुपए किलो चीनी का 50 किलो का थैला मजीद 300 रुपए महंगा। और शहर में कोरोना के 276 नए मरीज, 7 अमवात। जी तो नाज़रीन, ये हैं आज की हमारी टॉप स्टोरीज, जिन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर अकमल सोमरू मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सोमरू साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूं। सोमरू साहब, सबसे पहले तो ये जो आजकल सूरत हाल चल रही है, हर तरफ स्मार्ट लॉकडाउन, और आप कह रहे हैं जी हमने कोरोना पर काबू पाना है, केसेस कम भी रिपोर्ट के किसी दिन हो जाते हैं, किसी दिन आपके पास तादाद भी ज़्यादा आती है। खैर, उस पर हम आएंगे, लेकिन ये जो हुकूमती पॉलिसी है जो समझ से बाहर है, जिसपे कहा जा रहा है कि हुकूमत तो बड़ी स्ट्रिक्टली अमल दरामद कर रही है। हकीकत ये है, पहली खबर हमारे पास है कि होटल्स जिन पे आपने पाबंदी लगाई है वो खुले हैं, वहाँ पर ग्राहकों का रश है। क्यों है ऐसा? देखें ना, सबसे पहली बात तो ये है कि हुकूमत ने अब तक की तारीख़ में सबसे ज़्यादा सख्ती हुकूमती कागजात और बयानात के मुताबिक वो रेस्टोरेंट्स पर की गई।
और उनके लिए सख्त तरीन SOPs बनाए गए। इब्तदा में तो मुकम्मल तौर पर बंद थे, फिर उसके बाद इस बात की इजाज़त दी गई कि आप टेक अवे की सहूलत दे सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन आप किसी को बिठा नहीं सकते, यानी रेस्टोरेंट्स के हॉल्स बंद कर दिए गए। अब ये इंतहाई हैरानकुन और तशवीशनाक बात है कि हुकूमत ने अपनी पॉलिसी के मुतालिक बयानात दिए और पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स जारी किए और हकीकत में ये नज़र आया कि बहुत सारे होटल शहर के अंदर खुले। अच्छा, ऐसा तो नहीं है जो जब कारोबार करने की इजाजत दी गई तो होटल मालिकान ने कहा कि जी कारोबार करने की इजाजत हो गई है तो हम भी खोल लें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा। रेस्टोरेंट्स के लिए उस वक्त भी कैटेगोरिकली डायरेक्शन जारी हुई थी कि रेस्टोरेंट्स नहीं खुलेंगे, सिर्फ टेक अवे है। सही। अमली तौर पर तो रेस्टोरेंट्स खुले हैं, लेकिन वहां पर आपका कस्टमर जो है वो नहीं बैठ सकता। सही। अब ये पाबंदी है, हॉल्स बंद थे सारे, लेकिन कुछ इलाकों में शहर के PIA सोसाइटी की बात करें, लक्ष्मी की बात करें, ट्रक अड्डा की बात करें, सब्जी मंडी की साइड की बात करें, वहां पर जो होटल्स हैं वो होटल ना सिर्फ खुले हैं बल्कि इसके साथ उन होटल्स के अंदर जो डाइनिंग टेबल्स हैं उसके ऊपर बैठकर शहरी खाना खा रहे हैं और वो खाने से लुत्फानंदोज हो रहे हैं, क्योंकि उनके लिए ये लुत्फ है। लेकिन हुकूमत ने जो SOPs जारी कर रखी हैं उसकी संगीन तरीन खिलाफ वर्जी है। अब हुकूमत इससे पहले और लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने वाले मुतलका इदारे बिलखसूस पुलिस, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया, गवर्नमेंट किधर है, वो बिल्कुल खामोश रही। और जैसे ही खबर चली, हमने फुटेजेस के जरिए से खबर ब्रेक की और सिटी 42 ने इन इलाकों को विजिट किया और वहां पे होटल्स दिखाए, तो उसके बाद पुलिस मुतहरिक हो गई और फिर इन होटल्स के अंदर डाइनिंग हॉल्स को बंद कराया गया। किसी होटल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। SOPs की खिलाफ वर्जी करते हुए किसी होटल के खिलाफ ना तो किसी को जुर्माना किया गया है, ना तो किसी को सील किया गया है। अच्छा, और मेंशन करने के बावजूद देखें, बात यह है कि इसका मतलब ये हुआ कि अब कुछ होटल्स मालकान ने कल भी ये इंकशाफ किया कि जो मुतलका पुलिस स्टेशन है या पुलिस एहलकार जो गश्त पर आते हैं उनको वो पैसे देते हैं और वो पैसे देकर अपना ये रोजमर्रा का मामूल जो है इसको चला रहे हैं और लोगों को होटल के अंदर बिठाकर खाना खिला रहे हैं। सही। तो मैं हमेशा ये बात करता हूं कि जब भी लॉ एंड ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं होता तो उसकी बराह रास्त जिम्मेदार वो मुतलका इदारा होता है, उसके अफसरान होते हैं, क्योंकि उनकी मुआवनत के बगैर लॉ एंड ऑर्डर को इंप्लीमेंट ना करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आप उनको पैसे दें, आप उनको किसी भी सूरत में रिश्वत दें, हर दो सूरत में वो बराह रास्त जिम्मेदार हैं। आप देखिए कि पुलिस स्टेशन का, अगर पुलिस स्टेशन के SHOs को ये हिदायत जारी की गई कि आपने SOPs पर अमल दरामद कराना है, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया, ठीक है, आपने पुलिस स्टेशन के SHOs को कह दिया, तो जहां ये काम होगा ही पुलिस की मिली भगत से, वहां कौन जिम्मेदार है? फिर वही बात है, डिस्ट्रिक्ट दूसरी तरफ में आ रहा था ना। अब डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की यह जिम्मेदारी है कि जो हुकूमती हिदायत उनको जारी की जाती हैं और वो आगे फर्दर उसको डिसमिनेट करती है, तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो उस पर चेक एंड बैलेंस रखें। फर्दर एक स्कूल के ऊपर लंबी तान के सो जाती है ना, एक स्कूल, अगर किसी जगह पर कोई स्कूल खुला है मंडे और ट्यूसडे के अलावा और उस स्कूल के अंदर 2 या 3 लोग भी बैठे हैं, तो वहां पर तो पुलिस जो है वो छापा मार के उस स्कूल को बंद कराने की कोशिश करती है और वो कहती है 2-3 लोग भी यहाँ पर नहीं बैठने चाहिए, जबकि क्लासेस नहीं हो रही। लेकिन जिस जगह पर सरेआम पब्लिक में बैठकर वहां पे होटल्स चल रहे हैं, वहां पे खाबे चल रहे हैं, वहां पे पुलिस की आंखें बंद है। इसलिए बंद है कि उनको पैसे लगाए जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया जो है, जिनके अफसरान फील्ड ऑफिसर्स हैं, जो फील्ड में काम करते हैं, कोरोना SOPs को अमल दरामद कराने में उनका कलीदी किरदार है, अगर वो भी अपना किरदार अदा नहीं कर रहे तो इसका मतलब यही है कि सब ऑफिसर्स मिले हुए हैं और उनको पैसे लगाए गए हैं। जब आप पैसे लगा देते हैं, जबान भी बंद हो जाती है, हाथ भी बंद हो जाते हैं और आपकी जो हरकत है वो भी बंद हो जाती है। देखिए, हम दावे करते हैं बड़े बड़े, हम दावे करते हैं। मैं वही कह रही हूँ ना कि आप कहते हैं कि आपने इंटरनेशनली जो रूल्स बनाए गए कोरोना को फॉलो करने के लिए, हमारे सामने मिसालें हैं, हम ये करेंगे, स्मार्ट लॉकडाउन करेंगे। हकीकत तो ये है, आपके वो लोग जिनको जिम्मेदारियां दी गई हैं, जो बड़े बड़े दावे आके करते हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के एहलकार हैं, चाहे वो पुलिस एहलकार हैं, चाहे वो महकमा सेहत के एहलकार हैं, संजीदगी का आलम जब ये होगा तो किस तरह से हम कोरोना पे काबू पाएंगे, किस तरह से हम इस पेंडेमिक से बाहर निकलेंगे। आपके सामने एक के बाद एक हमारा त्यौहार आ रहा है, वहां पर हम ऑलरेडी जो है मुश्किल वक्त की तरफ जा रहे हैं। संजीदगी का आलम ये है कि अगर आपने चीजें हाईलाइट की तो वो पुलिस एहलकार जो कि बीच में मुलव्विस थे उनकी दौड़े लगती। देखें, बात यह है कि अब तक चीफ मिनिस्टर को चाहिए था वो इसका सख्त तरीन नोटिस लेते,
कि लाहौर शहर के अंदर ये हो रहा है, और मुतलका सेक्रेटरी को और डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया, कमिश्नर लाहौर, इनको नोटिस लेने के बाद जिन जिन इलाकों में होटल्स खुले हुए थे वहाँ के पुलिस इंतज़ामिया, वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जो मुतलका ऑफिसर्स हैं उनको, क्योंकि पहले टाउन हुआ करते थे अब जोन्स हैं, आप उनको शोकाज नोटिस जारी करें, उनसे एक्सप्लेनेशन लें, उनसे पूछें। इतना तो कर सकते हैं ना आप 4 लाइनों का एक खत लिख के उनसे कम से कम वजाहत तो तलब कर सकते हैं, जनाब हमें बताइए कि ये कैसे हो रहा था और क्यों हो रहा था। आप उसको फाइल का हिस्सा तो बनाएं, डॉक्यूमेंटेशन तो करें। अब इतनी बात भी करने के लिए आप तैयार नहीं हो रहे, इसका मतलब ये है कि फिर सारे मिले हुए ना, डॉक्यूमेंटेशन करना, ये कागजी कार्रवाइयां नहीं, अब हमें इस पे सजा देनी है। मैं कह रहा हूं कम से कम देखें, अभी तो हम ये कह नहीं रहे कि आप सील कर रहे हैं, जुर्माने कर दें, वो तो किए नहीं आपने, ठीक है। आपने सिंपल डाइनिंग हॉल्स बंद करा दिए और कहा कि ठीक है जी आप टेक अवे की इजाजत है, डाइनिंग हॉल्स बंद रहेंगे, बंद करा के आप चुप करके वापस आ गए क्योंकि आपको पैसे लगे हुए थे। अब मैं कह रहा हूं कि कम से कम सतह जो कार्रवाई है वो ये तो बनती है कि आप एक कागज करें, आप कागज चलाएं और उसको डॉक्यूमेंट करें कि जनाब आपके इलाके में ये वायलेशन हुई है। अगर आप ये नहीं करते, इसका मतलब आप हुकूमत को फेलियर की तरफ लेके जाने के लिए खुद किरदार, हुकूमती इदारा किरदार अदा कर रहे हैं। तो ये तशवीशनाक बात है। और SOPs की जब आप खिलाफ वर्जी करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर आपके कोरोना के केसेस बढ़ेंगे, फिर आपके जब कोरोना के केसेस बढ़ेंगे तो फिर तशवीश की लहर आएगी, फिर अचानक जो है आपको खत जारी करना पड़ेगा रात को, जी आज से 15 दिन के लिए हम मजीद स्मार्ट लॉकडाउन में इजाफा कर रहे हैं। तो स्मार्ट लॉकडाउन का ऑब्जेक्टिव हासिल ही नहीं होगा जब SOPs पर अमल दरामद SOPs के पर अमल दरामद नहीं होगा। और ये चीजें इंतहाई मुज़हका खेज लगती हैं कि कहीं पर आपने स्मार्ट लॉकडाउन के नाम पे इलाके सील किए हैं और कहीं पर आप लोगों का रश इस तरह से देख रहे हैं, वहां पर फिर आपके अपने लोग मुलव्विस हैं जिनको नवाजा जा रहा है। तो ये कैसा लॉकडाउन है, ये स्मार्ट लॉकडाउन है या फिर ये खुद जो है ऐसी चीजें करके जो है कोरोना को बढ़ाया जा रहा है, ये चीजें समझ से बाहर होती जा रही हैं। अगर आपने चीजों पर सही तरह से इंप्लीमेंट ना किया तो नताइज इसी तरह से हमारे सामने आते रहेंगे, केसेस भी बढ़ते रहेंगे और इसके साथ साथ अमवात भी बढ़ती रहेंगी। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे और अगली खबर की तरफ जाएंगे। अगली खबर हमारे पास है जी, पानी के मीटर तमाम सारिफिन के लिए लाजमी करने का फैसला किया गया है और 11,000 मीटर्स के लिए पेशकश तलब कर ली गई है। मंसूबे के तहत 2 साल में तमाम वाटर कनेक्शन को मीटर के तहत चलाया जाएगा। मंसूबा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मुकम्मल किया जाएगा। क्या कहेंगे सुमरू साहब, ये पैसे लेने के लिए सब कुछ किया जा रहा है? नहीं, पैसे तो ठीक है, वो तो है, एक अलग बात है। बात यह है कि शहर लाहौर के अंदर मुस्तकबिल में जो सबसे बड़ा इशू है ना, पानी की सतह कम हो रही है, मीठा पानी, बिल्कुल, जो पीने का पानी है। क्योंकि देखिए इतनी तकलीफदेह बात है कि जो पीने का पानी है, जो पूरी दुनिया का इशूज बनता जा रहा है, पीने के पानी से अभी तक शहर लाहौर के अंदर हम उससे गाड़ियां धो रहे होते हैं, घरों की सफाई हो रही है, घरों के सहन धो रहे होते हैं और हत्ता के घरों के बाहर जो गेट लगे हैं उसके सामने गलियां धो रहे होते हैं उस मीठे पानी से। मुझे बताइए इससे बड़ी तशवीशनाक बात क्या हो सकती है? वासा ये काम इसलिए कर रहा है, वासा ने मुख्तलिफ औकात में वासा ने मुख्तलिफ प्लान्स तरतीब दिए। एक प्लान ये था, इंप्लीमेंट किए थे, एक ये था, मदद से जो है छापे मारे जाएंगे, इन्होंने लास्ट टाइम बड़े सख्त कार्रवाइयां भी की। फिर इन्होंने ये कहा कि हम 5 मरले के ऊपर फिक्स नहीं होगा, अब वो रेट बढ़ाएंगे, 10 मरले के ऊपर रेट बढ़ाएंगे और कुछ रेट बढ़े भी सही। अब वो ये चाह रहे हैं कि मीटर 100% मीटर होने चाहिए। सही, किसी को भी इस बात की रियायत नहीं होगी कि वहां पर वासा का मीटर नहीं लगा होगा। अच्छा, उसके 2 अहदाफ हैं। पहली बात तो यह है कि वासा ने ऑब्वियसली आमदन हासिल करनी है। बिल्कुल, वासा को आमदन मिलेगी कि जब आपके 7 लाख से ज्यादा मीटर्स लगाए जाएंगे तो 7 लाख मीटर जब लगेंगे तो आपको आपकी इनकम में इजाफा होगा। दूसरी बात यह है कि आपकी पानी जो है ना उसकी मॉनिटरिंग बढ़ेगी। पानी की कंजम्पशन के हवाले से, मीठे पानी के कंजम्पशन के हवाले से वासा को मेरा ख्याल में अपनी पॉलिसियां मजीद सख्त करनी चाहिए। सही। आप को फिक्स टैरिफ की बजाय जाने के बजाय आप पानी के इस्तेमाल के ऊपर, मीटर लगाने का ऑब्जेक्टिव क्या है? मीटर लगाने का ऑब्जेक्टिव यही है कि आपने 1 महीने के अंदर इतना पानी इस्तेमाल किया। सुमरू साहब, यानी आप यहाँ पे पानी का बिल बढ़ाने की सोच रहे हैं? मेरी बात सुने, देखें आगे इतने बिल लोग दे दे के परेशान नजर आ रहे हैं आपसे। मेरी बात सुने अना, पानी सीरियस मसला है। अगर आपका शहर लाहौर का आधे से ज्यादा पानी तो आपकी
वो कंपनियां निकाल के ले गई मिनरल वाटर के नाम के ऊपर, जिसका सुप्रीम कोर्ट में केस भी चलता रहा। बाकी जो पानी है कम से कम उसकी हिफाजत तो करनी है हमने, और उसकी हिफाजत ऐसे ही होनी है। ये मैं कोई पैसे कमाने के लिए नहीं कह रहा, ये सिर्फ तशवीश इसलिए है कि आप चेक एंड बैलेंस बढ़ाएंगे, आप कोई ना कोई हद तो लगाएंगे ना कि एक घर के अंदर 5 लोग रहते हैं तो उनकी ये हद है पानी इस्तेमाल चाह रहे हैं कि लोग पाबंद हो जाएंगे, लोग जिस तरह बिजली सोच समझ के इस्तेमाल करते हैं। हाँ देखिए, बिजली का मीटर जब लगा है, सुई गैस का जब मीटर लगा है, वो किस लिए लगा है कि आपको पता है मेरी हद है कि मैं 5,000 बिजली का बिल अफोर्ड कर सकता हूं तो मैंने एसी इतनी देर चलाना है, मैं 10,000 कर सकता हूं तो मैंने इतने चलाना है, मैं 24 घंटे कर सकता हूं तो मुझे पता है मेरा इतना बिल आएगा। सही। अगर बिजली का बिल हो सकता है, अगर सुई गैस का बिल हो सकता है, तो नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर पानी नहीं है। एंड व्हाट अबाउट जो लोग पानी चोरी कर रहे हैं, इतने बड़े चोर हैं, पानी चोर बैठे हैं, तो है ये मीटर्स लगाए जा रहे हैं कि जिनका कोई हिसाब नहीं है। कर भी लेंगे तो जब अपने लोग मिलकर ये सब करा रहे होते हैं। एक बात ये है कि जिसमें लॉ एंड ऑर्डर की वायलेशन की जाती है और उसमें मुतलका इदारे के ऑफिसर्स शामिल होते हैं रिश्वतखोरी के अंदर, ये एक मुस्तकिल बहस है। एक ये है कि आप उसके लिए एक ऐसा कानून तो कम से कम बना लें, चाहे उस पे इम्प्लीमेंटेशन। आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है, मैं इससे एग्री करती हूं, लेकिन मुझे सिर्फ ये बता दें, आप वासा की बात कर लें, आप लेस्को की बात कर लें, आप सुई गैस की बात कर लें, आपने बिल रखे हैं, सारिफीन बिल अदा कर रहे हैं, और वो सारिफीन जो कि अपने बजट का ख्याल रखते हुए कम टाइम अपने एसी वगैरह चला रहे हैं कि जिनमें बिल ज्यादा आएगा, लेकिन बिजली चोरी यहां पर मतवातर हो रही है, उसका कौन जिम्मेदार है? आप पानी का बिल फिक्स करा देंगे, जो पानी चोरी कर रहे हैं वो पानी चोरी करते रहेंगे, जिन्होंने बिल ज्यादा देना है उनकी पानी चोरी का बिल भी उन पे पड़ जाता है। देखिए अन्ना, जिसकी खसलत में चोरी है उसने चोरी करनी है। आप उसको जितना मर्जी रोक लें, जो मर्जी हरबे इस्तेमाल कर लें, उसकी खसलत में चोरी है। अगर हम इसको बहुत ज्यादा सख्त अल्फाज में कहें कि वो हरामखोरी है, अगर उसकी खसलत में है तो उसने बाज नहीं आना। हुकूमत और रियासत का काम ये होता है कि वो लेजिस्लेशन करती है, और अब हुकूमत और रियासत ये कर रही है कि जिन इलाकों में बिजली चोरी हो रही है वहां पर जो लोग बिजली नहीं भी चोरी कर रहे हैं वहां पर भी आप लोड शेडिंग करेंगे, वहां पर सारिफीन को बिल ज्यादा भिजवाएंगे। लाइन लॉसेस की मद में लेस्को हो या पाकिस्तान के किसी भी डिवीजन के अंदर कोई भी कंपनी हो, किसी भी शहर के अंदर बिजली की तरसील करने वाली कंपनी हो, वो हमेशा ऐसे करती है कि बिजली चोरी कोई करता है और उसका बिल जो है किसी और को डाल दिया जाता है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है, ये उनका फॉल्ट है। हम इसको जस्टिफाई नहीं कर रहे ना, इसको जस्टिफाई किया जाना चाहिए। इस पे सख्त जो है वो अमल दरामद होना चाहिए, उस पे ऑफिसर्स की मिली भगत होती है। मैं हमेशा यही कहता हूँ किसी भी जगह पे बिजली चोरी हो रही हो, यही तो मेरा पॉइंट है। अगर मैं पानी का बिल अदा कर भी दूंगी तो फिर मुझे किसी की पानी चोरी का बिल भुगतना पड़ेगा। बिजली को पानी के साथ आप नहीं मिला सकती। देखिए, बिजली की पैदावार हम खुद करते हैं, पानी की पैदावार हम नहीं कर सकते। पानी हमारे पास नेचुरल रिसोर्स है, वो नेचुरल रिसोर्स हमारे पास जितने उसके रिजर्वेयर्स हैं उसके मुताबिक हमने पॉलिसी बनानी है, उसके मुताबिक प्लान्स करने हैं। अब एक तरफ शहर की आबादी का दबाव पिछले 40 साल में जो है वो 2 गुना हो गया, आप दूसरी तरफ जो है उसका पानी की कंजम्पशन जो है वो कई गुना बढ़ गई। जब वो कंजम्पशन कई गुना बढ़ गई तो पानी इतना नीचे चला गया है कि आपको हर 5 साल बाद जो है वो नए बोर्स करने पड़ते हैं। तो ये तशवीशनाक बात है ना, मैं इसलिए कह रहा हूं। मैं आपकी बात से एग्री कर रही हूं, पर आई मस्ट से कि आप जब ये सब चीजें कर रहे हैं तो फिर आप देखें कि आपके अंदर कौन सी काली भेड़ें मौजूद हैं, उनका सदेबाप करें, फिर उसके साथ साथ ये जो चोरी वाले सिलसिले हैं इनको भी रोकें, तभी इन चीजों का फायदा होगा ना। किसी इदारे की कारकर्दगी को जांचने के लिए, उस पर चेक एंड बैलेंस रखने के लिए जरूरी होता है कि थर्ड पार्टी उसके ऊपर बैठी हो। आप लेस्को की बात करें, लेस्को के ऊपर कोई थर्ड पार्टी नहीं बैठी जो लेस्को की मॉनिटरिंग करे। उसकी थर्ड पार्टी कौन है? सूबे का एग्जीक्यूटिव है, वो उसके ऊपर यानी चीफ मिनिस्टर बराह रास्त कर सकता है, या सूबाई वजीर हो सकता है, वफाकी वजीर तवानाई हो सकता है, या वो लोग हैं जो बराह रास्त उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रख सकते हैं। लेकिन बात यह है कि अगर लेस्को के ऊपर कोई थर्ड पार्टी चेक एंड बैलेंस के लिए नहीं है तो लेस्को खुद तो चेक एंड बैलेंस रखने में फेल हो रहा है ना। वो बिजली की चोरी को नहीं रोक पा रहा, वो मीटर के ऊपर जो है वो उसकी टेम्परिंग को नहीं रोक पा रहा। तो इसका मतलब ये है कि उसके ऑफिसर्स के यहाँ या फील्ड ऑफिसर्स के यहाँ मसाइल हैं, वो अपनी ड्यूटी ध्यानदारी से नहीं कर रहे। जब वो अपनी ड्यूटी ध्यानदारी से नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कि थर्ड पार्टी होनी चाहिए। मैं यही कह रहा हूं कि आप इदारों की कारकर्दगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो उनके ऊपर थर्ड पार्टी बैठाएं। जिस तरह से आप फाइनेंस का ऑडिट करते हैं ना, थर्ड पार्टी ऑडिट करते हैं हर साल,
और वो बिला नागा होता है। बिल्कुल। इसी तरह से कारकर्दगी का भी ऑडिट होना चाहिए। बिल्कुल, और ये सब होगा तो आपकी जो प्लानिंग है, देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑडिट के आपकी परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स नहीं बनाएंगे तो उस वक्त तक आपकी एडमिनिस्ट्रेशन में बेहतरी नहीं आ सकती। एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्कुल, फेलियर ये है। बहुत अच्छी सजेशन है ये, जहां पर आप सब चीजें प्लान कर रहे हैं, जब तक ये चीजें नहीं होंगी तो ये आपकी प्लानिंग कभी भी मौसर साबित नहीं होगी। तो इसी सजेशन के साथ इस स्टोरी को हम वाइंड अप करते हैं, अगली खबर की तरफ जाते हैं। अब वहां पर मुझे नहीं जवाब समझ आ रहा, हर रोज महंगाई, हर रोज महंगाई, हर रोज महंगाई। आटा महंगा हुआ, आपको जवाब बता दिया, ये हो रहा है, अवाम की समझ से बाहर हैं ये जवाब। अब चीनी का 50 किलो का थैला मजीद 300 रुपए महंगा कर दिया गया है। सब्जियां महंगी हैं, ओपन मार्केट में आपको हर चीज जो कि रोजमर्रा इस्तेमाल की है वो महंगी मिलती जा रही है। अब चीनी का क्या जवाब है, मुझे सिर्फ ये बताएं सुमरू साहब, क्यों महंगी हो रही है? देखें, अगर ये शुगर कमीशन की रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट कर देते और खुद बकौल इनके चीनी माफिया, शुगर माफिया के खिलाफ ये कार्रवाई कर लेते तो ये ना होता। कार्रवाई ना करने का कैटेगोरिकली मतलब ये बनता है कि हुकूमती इदारों और मशीनरी ने इन शुगर माफिया के सामने घुटने टेक दिए और वो सीना तान के खड़े हो गए हैं, आप जो कुछ कर सकते हैं हमारा करके दिखाएं। चीनी महंगी हुई, पहले माजी में सब्सिडियां लेते रहे, जालसाजी करते रहे और अरबों रुपए मुनाफा कमाया, और अब जो है जब आपको सब्सिडी नहीं मिल रही तो आपने उसकी कीमतों में मुसलसल इजाफा करते चले जा रहे हैं। और चीनी की कीमतों में इजाफे को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। हुकूमत को यह तस्लीम करना होगा कि वो शुगर प्राइसेस को कंट्रोल नहीं कर पाई। कामयाब कहाँ हुई है, मुझे ये भी बता हाँ, हुकूमत कामयाब हुई है ना आवाम को रुसवा करने में। बिल्कुल, हुकूमत कामयाब हुई है आवाम को मजीद पसमानदगी में धकेलने के लिए। हुकूमत कामयाब हुई है आवाम पर मजीद गुर्बत नाफिज करने के लिए। हुकूमत कामयाब हुई है आवाम को मजीद बेरोजगार करने के लिए। हुकूमत कामयाब हुई है आवाम के अंदर मजीद इज़्मिलाल पैदा करने के लिए। तो हुकूमत उन शोबों में तो कामयाब हुई है, हमें ये तारीफ करनी चाहिए हुकूमत की। लेकिन हुकूमत इन शोबों में नाकाम हुई है, जिसमें नाकाम है, बहुत कड़वा है। देखिए, जिसमें नाकाम हुई है उसमें हम नाकामी कहेंगे, जिसमें कामयाब हुई है वो कामयाबी की फहरिस्त मैंने आपको बता दी है। नाकामी की फहरिस्त में सरे फहरिस्त जो है वो आजकल चीनी और आटा है। हर घर की बुनियादी जरूरत है। आपका आटे के ऊपर कंट्रोल नहीं हुआ, आपने धड़ाधड़ गंदम खरीदी, आपने किसान को 25 मन से ज्यादा गंदम रखने की इजाजत नहीं दी। जिसने गंदम उगाई, जिसने उस गंदम की हिफाजत की, उसकी कटाई कराई, उसके आपने जाके छापे मारकर वहां पर अगर इजाफी गंदम पड़ी थी वो कब्जे में ली। वो सारा कुछ किस लिए कार्रवाई करते रहे? आपने मिलों को नवाजने के लिए वो कार्रवाइयां की थी। आपने उन आटे के वो मिलें और वो चक्कियां उनको नवाजने के लिए सब कुछ किया था कि किसान से भी गंदम आपने ले ली और आज अवाम जो है वो महंगा आटा खरीदने पर मजबूर है। दूसरी जानिब जो सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो रहा है इस वक्त पंजाब की अब यहां पर जितनी भी सब्जी आ रही है, चाहे वो शहर लाहौर हो या दीगर शहरों, वो पंजाब की अपनी सब्जी है। पंजाब की अपनी सब्जी आपको महंगी मिल रही है। आपने पेट्रोल की कीमतें कम की, आपकी पेट्रोल की कीमतें कम होने से ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस कम हुए। अब वो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस जब कम हुए तो उसका अल्टीमेट इंपैक्ट जो है वो इनकी कीमतों पर आना चाहिए था, अब नहीं आया। तो इसका मतलब यह है कि हुकूमत जो है उसको इस बात से कोई सरोकार ही नहीं है कि उसने अपनी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट कैसे कराना है या आवाम को रिलीफ कैसे फराहम करना है। आपकी सब्जी की कीमतें महंगी हो, आपकी डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया जो है वो महज इतवार बाजार को एक फोटोशूट कराते हैं, तस्वीरें बनाते हैं और तस्वीरें बना के ऊपर कमिश्नर को भिजवा दी जाती हैं कि जनाब हमने ये विजिट किया है और हमने 2 को जुर्माने कर दिए, 3 को वो कर दिए। लेकिन सारा दिन जो है वो खालिस्तान इतवार बाजार की बात कर रहा हूँ, सारा दिन वहां पर जो है वो सी कैटेगरी का माल बिकता रहता है। आपकी एक कैटेगरी का माल जो है वो वैसे ही महंगा होता है और रोजमर्रा की बुनियाद पर रोजमर्रा ओपन मार्केट में भी नजर आएगा जहां पर हुकूमती लिस्ट पर अमल दरामद किया जा रहा है वहां पर सब स्टैंडर्ड चीजें पड़ी। इसका आगाज कहां से होता है? इसका आगाज उस मरकजी सब्जी मंडी और फ्रूट मंडी से होता है जहां से की तरसील पूरे शहर में होती है। बिल्कुल, जहां पर शहर के छोटे दुकानदार, सब्जी फरोश हो, रेडी वाले हों, छोटे दुकानदार हों, वो मंडी से जाके सुबह सुबह नमाज फजर के बाद माल खरीदते हैं। वहां से इसका आगाज होता है। जब वहां पर ही आपने ट्रक जो अनलोड हो रहे हैं वो ही आप उस पर कंट्रोल नहीं है। आप मुझे बताएं कि एक डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया का ऑफिसर
सही। जो इंस्पेक्टर है वो उस मंडी में जाके सुबह नमाज फजर के वक्त तो जाके चेक नहीं करता कि यहाँ पर किस कीमत पर जो है वो माल वो तब जाते हैं जब सब लोग जो हैं अपना सामान लेकर अपनी दुकान अब वो उसके बाद कहाँ पहुंचते हैं, एक छोटी सी दुकान के पास, और वहां पर भी वो फेलियर है उनका। आपको वहां पर भी सही कीमत जो हुकूमत की प्राइस फिक्स्ड है उसके ऊपर फिर भी आपको सब्जियां नहीं मिलती। तो इसका मतलब ये हुआ, दयानतदारी किसको कहते हैं? दयानतदारी यही है कि जिस सरकारी ऑफिसर की जो ड्यूटी है, जिसकी वो तनख्वाह ले रहा है, जिसकी वो मरात ले रहा है, जिस अवामी टैक्स के पैसों के ऊपर वो पेट्रोल फूकता है, जिस अवामी टैक्स के ऊपर वो सारा दिन कलफ लगे कपड़े पहन के शोशा मारता है, ये उसकी दयानतदारी का तकाजा है कि वो आपका वो ड्यूटी अपनी सर अंजाम दे। अदरवाइज फिर ये है कि फिर हलाल और हराम का किसी भी आप शख्स से जाके पूछ लें, किसी आलिम दीन से जाके पूछ लें कि उसकी तारीफ क्या है, कि आप अपनी वो डेडिकेटेड जो आपको असाइंड ड्यूटी है वो आप नहीं कर रहे और उसका रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं हो रहा, पब्लिक को रिलीफ नहीं मिल रहा, तो आप जवाब दें। आप अब मसला क्या है? मैंने पिछले उस स्टोरी पे बात की ना कि हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑडिट नहीं होता। बिल्कुल ऐसे आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कारकर्दगी का ऑडिट हो तो ये सारे सीधे हो जाएं। सबको पता हो कि हमारी जो ड्यूटी है अगर हमने वो नहीं निभाई तो हमारी पकड़ हो जानी है और हमसे पूछा जाएगा। अब ये पूछगछ का निजाम ही नहीं है तो फिर ये चीजें शहर में ऐसे ही रहेंगी। और आप देखिए कि ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, वर्स्ट कम वर्स्ट क्या होता है कि आपको एक महकमे से उठा के दूसरे महकमे में तो आप पहले वो महकमा बर्बाद कर रहे होते हैं, फिर जाके दूसरा। खैर मुझे ये नहीं समझ आती कि हम हर रोज भी महंगाई को डिस्कस करते रहेंगे। ये खबर आपको कभी नहीं मिलेगी कि कोई चीज कम हो गई है। अब आगे ईद उल अजहा आ रही है, चीजें इसी तरह से महंगी होंगी तो जो मसाला जाते हैं, बिल्कुल खास तौर पर अदरक, लहसुन, टमाटर, प्याज, ये इसकी कीमत इसके साथ अकबरी मंडी से भी हम खबर ऐड करना शुरू कर देंगे जहां पर मसाला जात की कीमतों में इजाफा होना शुरू हो गया। तो ये चीजें, ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा। हम जितना मर्जी इस पर शोर मचा लें, जो जो इसके जिम्मेदार हैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के एहलकार, उनको जगाने की कोशिश कर लें, ईद तक तो ये आपको नजर नहीं आएगा। माफिया कह के जान छुड़ा ली जाती है, माफिया कह के खुद को बरी जिम्मा कर दिया जाता है। जिनकी ड्यूटी है ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे और शहर में कोरोना की सूरत हाल डिस्कस करेंगे। जी 276 नए मरीज सामने आए हैं, 7 अमवात हुई हैं। कल हमने देखा कि अमवात में भी कमी थी, मरीजों की तादाद में भी कमी थी। एक दिन आपको ये सूरत हाल नजर आती है, दूसरे दिन ये। और फिर मैं इसको पहली खबर से सुमरू साहब रिलेट करना चाहूँगी। जब ये चीज़ें हमारे पास रहेंगी, आपका लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन, जिसकी डेफिनेशन आपको खुद ही समझ नहीं आ रही कि है क्या, फिर ये उतार चढ़ाव इसी तरह से रहेगा। और मेरा नहीं ख्याल कि हम आप कोई डेडलाइन दे सकते हैं कि हम इस टाइम तक इस पेंडेमिक से बाहर निकल आएंगे। अन्ना सिंध हुकूमत ने पंजाब हुकूमत पर यह इल्ज़ाम आयद किया था कुछ हफ्ते पहले कि जो पंजाब में कोरोना के केसेस की रिपोर्टिंग कम हो रही है, उसकी वजह यह है कि पंजाब ने टेस्ट बंद कर दिए हैं और पंजाब ने जानबूझकर टेस्ट बंद किए हैं छुपाने के लिए। खैर पंजाब हुकूमत की जानिब से कोई ख़ास तरदीद सामने नहीं आई, लेकिन ये इल्ज़ाम जो है वो लगाया गया था। दूसरी बात यह है कि शहर लाहौर के अंदर, सिर्फ शहर लाहौर में कोरोना की वजह से 789 अमवात हुई अब तक। तो जो SOPs हुकूमत की जानिब से वक्तन फ़वक्तन जारी किए गए, उसका बुनियादी हदफ ये है कि लोगों को कोरोना से बचाया जाए। लेकिन जिस तरफ आप इशारा कर रही हैं कि एकदम बढ़ जाते हैं फिर एकदम कम हो जाते हैं, उसकी बुनियादी जो रीज़न है पीछे वो सिर्फ और सिर्फ टेस्ट हैं कि कुछ दिन ऐसे आते हैं कि बहुत सारे शहरी जो अच्छा, है वो टेस्ट ये जो करा आपने लेते हैं। बुनियादी रीजन टेस्ट बताई ना, इसकी एक चीज मैं भी अभी बैठी हुई सोच ही रही थी, ये चीज कि हम एक दिन कहते हैं कि तादाद ज्यादा हो गई है, एक दिन कहते हैं कम हो गई है। अब हमने ये साथ मेंशन करना छोड़ दी है। स्टार्ट में हम बताते थे कि रूटीन में इतने टेस्ट हो रहे हैं, वही बात अब है ये ना, चीज हम नहीं बता रहे ना। वो इसलिए नहीं बता रहे ना कि हुकूमत वो डेटा जारी नहीं कर रही। बिल्कुल, हुकूमत अगर वो डेटा जारी करे तो फिर हम बता सकते हैं कि आज के दिन में इतने टेस्ट हुए और इतने जो है वो रिपोर्ट्स आई हैं। तो हुकूमत जो डाटा नहीं बता रही उसकी बुनियादी वजह यही है कि हो सकता है साइकोलॉजिकली वो उन्होंने ये डिसीजन लिया हो कि आवाम के ऊपर जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं वो ना हो, मुरतब हो, कि हम बहुत ज्यादा पैनिक ना करें पब्लिक को। हो लेकिन इससे आवाम इजी बहुत हो रही है। अगर आपके वाला ये पॉइंट कह रहे हैं कि इस वजह से नहीं बताया जा रहा तो आवाम तो रिलैक्स बैठे। देखिए आवाम कहाँ रिलैक्स है, आवाम के पास रोजगार नहीं है, आवाम कहाँ रिलैक्स है, घर में जो है वो 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से बनती है। साहब मुझे से बता दें, आप मार्केट विजिट करते हैं, आप बाहर जाते हैं, आपको SOPs पे कितने लोग अमल दरामद करते नजर आ रहे हैं? एक SOPs पे अमल दरामद करना वो है कि जो शहरी ने खुद करना है, एक इंडिविजुअल ने खुद करना है। एक SOP पर अमल दरामद का वो है कि जो आपकी हुकूमती मशीनरी ने कराना है, हुकूमती इंतज़ामिया ने कराना है, मार्केट कमेटियों ने कराना है,
ताजिरों ने जब मार्केट्स खुलनी थी तो इस बात की श्योरिटी दी थी हुकूमत को, और वजीर सनत के साथ बैठकर ये फैसले हुए थे कि हम SOPs पर अमल दरामद करेंगे। और अगर वो SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रहे तो ताजिर जो अंजुमन ताजरान हैं हर मार्केट्स के अंदर, उनको भी सोचना चाहिए। लेकिन ओवरऑल मुद्दा ये है कि जो कोरोना से मुतालिक जो एक बहुत सख्त रद्द-ए-अमल कह लें या ज़ाती तौर पर उसको सीरियस कंसिडर करना, वो पहले 2-3 महीनों में बहुत ज़्यादा था। अब वो आहिस्ता आहिस्ता, देखिए जब आप कांस्टेंट एक सिचुएशन में रहते हैं ना, ये एक पूरी नफ्सियाती जंग है। जब कांस्टेंट आप एक सिचुएशन में रहते हैं तो आप उससे फेमिलियर हो जाते हैं, आप यूज टू हो जाते हैं। जब आप उससे यूज टू हो जाते हैं तो वो फियर जो है ना, वो आपका आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है। तो आप लेकिन क्लैरिटी होना सुमरू साहब बहुत जरूरी है ना। अगर चीजों में इबहाम रहेगा, लोग भी इसी सिचुएशन में रहेंगे, है नहीं है। रियासती सतह पर इबहाम को दूर किया जाता है, फर्द की सतह पर इबहाम को दूर नहीं किया जाता, क्योंकि एक इबहाम तो रियासत की पॉलिसीज आपको ऐसी लग रही है कि इबहाम नहीं होगा। मैं ना उसी तरफ बात कर रहा हूँ। एक इबहाम की वो सूरत है जो फर्द के अंदर है। सही। उस फर्द का इबहाम जो है वो किसी निजी महफिल में हो सकता है, उसका उस्ताद दूर कर सकता है, उसका कोई दोस्त दूर कर सकता है। एक इबहाम वो है कि जो कौमी सतह पर पैदा हो जाए, उसको रियासत दूर करती है। रियासत फिर ये रिविजिट करती है कि हमारी जो कम्युनिकेशन पॉलिसी है इस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर, यानी कोरोना के अंदर, जो हमारी कम्युनिकेशन पॉलिसी है, जो हमारा इब्लाग है, क्या वो हम ठीक कर रहे हैं? क्या जो हमारा इब्लाग मीडिया के जरिए से हो रहा है, जो तशहीर हमारी सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए से गवर्नमेंट के ऑफिशियल अकाउंट्स के तहत कर रहे हैं, क्या उसके अंदर कमियां हैं? या जो उसका मतवाजी या उसका जो एंटीथीसिस है उसके अंदर दलाइल बहुत ज्यादा मजबूत हैं, तो हुकूमत को जो है वो वहां पर फेलियर हो रहा है। ये हुकूमत ने रिविजिट करना होता है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि शहरियों का जो टेस्ट है, उस टेस्ट की तादाद में कमी आने की वजह से हमें यह लगता है कि कोरोना की तादाद में कमी आई है। नंबर 1। नंबर 2, जो हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट एक आया था और बहुत सारे लोग जो इस वायरस के खिलाफ उन्होंने खुद अपना इम्यून सिस्टम नेचुरली डेवलप कर लिया है, एक फैक्टर ये भी है, उसकी वजह से भी जो है वो आपकी रिपोर्टिंग कम हो रही है, यानी कि टेस्ट आपके पॉजिटिव कम आ रहे हैं। अब इसमें एक तीसरी सूरत हाल ये भी है कि जो इब्तदाई 2 महीनों के अंदर हमारे यहाँ पब्लिक हॉस्पिटल्स में जो सूरत हाल रही, जो पेशेंट्स के साथ किया जाता रहा, इवन एक्सपो सेंटर जो कि अब मैं यही कहूँगा किस्सा पारीना बन गया, लेकिन मुस्तकबिल का ये बहुत बड़ा स्कैंडल होगा, मेरी बात याद रखिएगा। सही कह रहे हैं। ये इस हुकूमत के गले की हड्डी बनेगा, और ये जो भी नई हुकूमत आएगी उसने सबसे पहले जो है ना लाहौर के अंदर उन्होंने एक्सपो के हॉस्पिटल को ओपन करना है और इसके सारे डॉक्यूमेंट्स ओपन करने, और फिर पता लगेगा किस किस को नवाजा गया, कौन कौन इसमें तो आपके उन रवैयों की वजह से वो अफराद जिनको कोरोना की अलामात थी और वो टेस्ट करा के आपके हत्थे चढ़ गए, आपने उनके साथ जो सलूक किया, उससे जो ओपिनियन इंडिविजुअल लेवल पर डेवलप हुई, उस ओपिनियन ने ट्रेवल किया। उस ओपिनियन ने पब्लिक के अंदर जब ट्रेवल किया तो वो फिर एक पब्लिक परसेप्शन में कन्वर्ट हुई। पब्लिक परसेप्शन में कन्वर्ट होने के बाद आज सूरत हाल ये है कि अब शहरी उस तरह से खौफजदा नहीं है। अब शहरी उस तरह से खौफजदा नहीं है, और हुकूमत जो है वो परसेप्शन लार्जर स्केल पर डेवलप करने के हवाले से हमें कामयाब नजर नहीं आती, और हुकूमत का यहाँ पर भी हमें फेलियर नजर आ रहा है। अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो रिपोर्टिंग फेलियर की हम बात कर रहे हैं, तो एक और जगह पर हुकूमत बुरी तरह से नाकाम होती नजर आ रही है, और वो है पोलियो, जिस पर आपकी धड़ाधड़ कैंपेन चलाई गई, फायदा कोई नहीं हुआ, बल्कि बहुत सारे सवालात आपकी वैक्सीन पर अब खड़े हो गए हैं। आज तीसरा दिन है और मेरे ख्याल से गालिबन तीसरे दिन सीएम साहब की जानिब से इस चीज़ का नोटिस ले लिया गया है। तो अगर हम इतनी ही देर करते रहे तो मुझे बताएं हम कहाँ पर हैं? देखिए, चीफ मिनिस्टर साहब ना बहुत एक तो शरीफ आदमी है, और दूसरी बात यह है कि उनकी मसरूफियात बहुत ज़्यादा होती हैं। वो इतनी मीटिंग्स कंडक्ट कर रहे होते हैं, अब उनको उन तक खबर ही नहीं पहुंची। अब इसमें अब हम क्या कर सकते हैं? 3 दिन तक उनको इस बात का इल्म ही नहीं हुआ कि पोलियो की वजह से एक और डेथ हो गई, पोलियो की वजह से जो है वो वैक्सीनेशन के अंदर हमें जो है तरजीहात का जो राग अलापा जाता है वो किधर है? देखिए, जो तरजीहात उनकी है उसके मुताबिक वो काम कर रहे हैं, बहुत एफिशिएंट कर रहे हैं, और उसमें बहुत ज्यादा माजरत के साथ मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं करती। जो एफिशिएंट काम कर रहे हैं, जाने दें। आपको अंदाजा नहीं है, सुबह से लेकर शाम तक जो आपके वजीर आला हाउस के अंदर मीटिंग्स होती हैं वो उनकी तरजीहात की मीटिंग्स होती हैं। अब ये आपको बताने के लिए तरजीहात और हैं और उनके लिए तरजीहात और हैं। सही।
दो किस्म की तरजीहात है ना, एक है पब्लिक को बताने के लिए कि तालीम सेहत हमारी तरजीहात में है, सही। एक वो तरजीह है जो नहीं बताई जाती, सही, जो इसके ऊपर रोजाना मीटिंग्स होती हैं। तो ये देखिए आपके सूबे के एग्जीक्यूटिव का, वैसे तो ये नोटिस आमतौर पर जो है वो निचले लेवल के जो प्रेस को डील करते हैं वो लेके एक प्रेस रिलीज जारी करते हैं। मुझे लगता है वो शायद छुट्टियों पर थे, ज़बानी जमा खर्च, हाँ वो शायद छुट्टियों पर थे और उनको शायद इस बात का इल्म नहीं था, और जैसे उनको पता चला उन्होंने कहा ओ ये तो हम लेट हो गए, हम कम से कम इसका नोटिस तो भेजे ना, हमने नोटिस ले लिया। तो ये चीफ मिनिस्टर को चाहिए था वजीर सेहत को बुलाते, चीफ मिनिस्टर को चाहिए था सेक्रेटरीज को बुलाते, सेक्रेटरी से जवाब तलब का है, काफी नहीं है जो नहीं जवाब क्यों, उनको बुलाते हैं उसी वक्त, कहते जनाब पहुंचे हैं आप, 5 मिनट की मीटिंग होती है, लेकिन वो मसरूफ बहुत ये शहबाज शरीफ साहब थोड़ी है जो कि शोबाजियां करेंगे, एकदम से सारों की लाइन हाजिर कर देंगे। देखिए शहबाज शरीफ की 1000 खामियां और बुराइयां होंगी, लेकिन उनमें एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स थी कि वो इंस्टेंट रिस्पॉन्ड करते थे, बिल्कुल वो इंस्टेंट रिस्पॉन्ड उनकी आइडेंटिटी थी, और उस इंस्टेंट रिस्पॉन्ड की वजह से डरते थे, शोबाजी भी कहा जाता है, हाँ ये डरते थे साहब, शोबाजी भी है, ठीक है वो अपना पॉलिटिकल, लेकिन जहां पर आपको नताइज बेहतर नजर आ रहे हैं फिर चाहे शोबाजी हो। मुझे इस बात पे हैरानी होती है, एक बंदा पॉलिटिकल बैकग्राउंड रखता हो और वो पॉलिटिक्स पर यकीन रखता है, यानी जमहूरी सियासत पर यकीन रखता है, सियासत भी करता है, और कम से कम और कुछ नहीं अपनी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए कुछ कर लो, बिल्कुल कम से कम आप कहो जी देखो हम चलो नहीं भी कर रहे कुछ, तो कम से कम पब्लिक को बताने के लिए तो बता देना हम ये कर रहे हैं। आप शहबाज शरीफ को इसलिए शोबाजियां कहते थे ना कि वो बाहर भी आते थे, सड़कों पे भी आते थे, चलो वो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर लेते थे, आप भी कर लें, बिल्कुल आप भी कर लेना, लेकिन आप पता है क्या कहते हैं, आप कहते हैं नहीं हम पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं करते, हम काम कर रहे हैं, और काम आप जो कर रहे हैं उसका नतीजा हुकूमत 3 दिन बाद जो काम हुआ वो भी हम सबने देख लिया है। खैर ब्रेक लेंगे, ब्रेक की तरफ मुझे जाना है, ब्रेक के बाद हम दोबारा शो में हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। अगली खबर हमारे पास है, आज़ादी इंटरचेंज के करीब तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया, 3 नौजवान जाँ बहक हुए हैं। इंतहाई अफसोसनाक ये खबर है, 3 नौजवान यानी 3 घरों में सफ़े मातम बिछा। क्या कहेंगे आप? देखें इस पर ना क्या कहा जाए कि देखिए जो इस तरह की हम बात होती है ना, ये उस डिज़ाइन के फेलियर की वजह से होती हैं जो कि मैन मेड होता है, सही, यानी कि जो सड़क बनाई जाती है अगर उसके अंदर कोई इंजीनियरिंग फॉल्ट्स हों तो उसके ज़रिए से होने वाले हादसात उस इंजीनियरिंग फॉल्ट्स का नतीजा होते हैं। अब उस इंजीनियरिंग फॉल्ट्स के ऊपर हम बात नहीं करेंगे, उसकी तरफ तवज्जो नहीं दिलाएंगे तो फिर ऐसे ही होगा। सही। देखिए मेट्रो के सामने जो ये हादसा हुआ है कल, और ये बिल्कुल खौफनाक तरीन हादसा है कि एक मोटरसाइकिल आगे जा रहा है और आपका डंपर जो है उस मोटरसाइकिल के ऊपर चढ़ जाता है, और डंपर का आप हुजम देखें ना तो वो उसको देख के वैसे ही खौफ आता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप उस हुजम का गाड़ी मुकाबला नहीं कर सकती, वो तो फिर भी मोटरसाइकिल है। ड्राइवर मौके से भाग गया, डंपर कब्जे में ले लिया, ड्राइवर मिल जाएगा क्योंकि जिस कंपनी का डंपर है उसके जरिए से ड्राइवर का पता चल जाएगा, ड्राइवर अरेस्ट हो जाएगा, केस चलेगा, वो एक अलग बात है। 3 लोगों की जान चली गई और उनके घर वाले अपने नौजवानों से महरूम हैं। हमने इस तरह के वाकयात को रोकना है हमेशा, इसके बाद हमने ये डिस्कस नहीं करना है कि कौन जिम्मेदार है, ये क्यों होता है, ये क्यों होता है। मैं इंजीनियरिंग फॉल्ट्स की बात कर रहा हूँ। देखिए आपने जो हाई स्पीड रोड्स बनाए होते हैं, ये हाई स्पीड रोड नहीं है। जहाँ पर आपका हाई स्पीड रोड नहीं होता वहाँ पर आप कुछ ना कुछ तरीके से बैरियर्स लगाते हैं, आप ब्रेकर्स लगाते हैं, चाहे वो जंप्स की सूरत में हो या कोई और सूरत हाल हो उसके नतीजे में, ताकि स्पीड को हर 5 मिनट बाद, हर थोड़ी देर बाद तोड़ा जाए और उसका किसी को नुकसान ना हो। अब जब आप ये इंजीनियरिंग डिज़ाइन नहीं करेंगे तो उसका नुकसान होगा। मिसाल के तौर पर अगर हम लाहौर कैनाल रोड की बात करें, यहाँ पर लोग इतनी ओवर स्पीडिंग करते हैं, खास तौर पर बड़ी गाड़ियों वाले, वो 100 से कम स्पीड पे गाड़ी चलाते ही नहीं है, और आगे जो अपनी गाड़ी स्पीड पर जा रही हो, 70 मैक्सिमम जो स्पीड है उस स्पीड पर जा रही है, तो पीछे से उसको डंपर मारेंगे या पीछे से हॉर्न बजाएंगे क्योंकि उनकी स्पीड 100 से ज़्यादा है। फिर क्या होता है, एक्सीडेंट होता है, फिर पता लगता है कैनाल रोड पर 8-8, 10-10 गाड़ियाँ इकट्ठी आपस में लग गई हैं। बिल्कुल। उस वक्त उनको इस बात का इदराक नहीं होता। अब ये इंजीनियरिंग फेलियर है। अब शहर के अंदर जब आप ओवर स्पीडिंग के रोड्स बनाएंगे जहां पर आपको स्पीड की इजाजत होगी 70-70, 80-80, और वहां पर आप कोई स्पीड को तोड़ने के लिए मैकेनिज्म नहीं बनाएंगे तो फिर ऐसे होगा। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि जो कमर्शियल गाड़ियां हैं, बड़ी गाड़ियां हैं,
उनके ड्राइवर्स की महज लाइसेंस होना काफ़ी नहीं है। बिल्कुल। वो लाइसेंस देने के लिए कोई ट्रेनिंग सेंटर हमारे यहाँ नहीं है। आप हैरान होंगी, जितनी भी हैवी व्हीकल्स चलती हैं पूरे पाकिस्तान में, उनके जो ड्राइवर्स होते हैं बहुत तजर्बाकार होते हैं, बिल्कुल होता है उनका तजर्बा होता है। तो लाइसेंस अलग से इशू होता है, उस पे मेंशन किया जाता है। वो HTV होता है ना, मैं वही बात कर रहा हूँ। वो लाइसेंस देने के लिए या बड़े ट्रैक्टर, बड़े ट्राले और ये चलाने के लिए 24 व्हीलर, 22 व्हीलर, हत्ता के 30 व्हीलर तक जो है, वो चलाने की कोई ट्रेनिंग होती है हमारे यहाँ? कोई ऐसा इदारा बता दें जहां पर वो ट्रैक्टर, वो ट्राले, वो डंपर चलाने की ट्रेनिंग होती है और उसके बाद लाइसेंस जारी होता है। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद आपके पास जब वो इदारे ही नहीं है मुतलका ट्रेनिंग के लिए, और तो फिर ड्राइवर आपको ये लाइसेंस इशू करना है, उन्होंने भी जानने की कोशिश नहीं करनी है कि आपके पास कोई प्रैक्टिस है या नहीं। महज लाइसेंस होना तो काफी नहीं है ना। अब फिर क्या होता है, फिर वो गफलत का मुजाहरा करता है, फिर वो ओवर स्पीडिंग करता है, फिर उससे कोई ना कोई गलती हो जाती है। आप देखिए कि जो इनिशियली रिपोर्ट हुई इस केस के अंदर कि डंपर का ब्रेक जो है वो फेलियर हुआ, और वो ब्रेक फेलियर होने की वजह से हुआ। अब ब्रेक फेलियर होने के पीछे पूरी हिस्ट्री है। क्या ब्रेक कभी चेक हुई? क्या ट्रैफिक पुलिस वालों ने गाड़ी को सड़क के ऊपर रोककर उनका इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट चेक किए? क्या जो हमारी ट्रांसपोर्ट, और इस तरह की गाड़ियों का तो बहुत ज्यादा जरूरी है ना कि आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। सर्टिफिकेट्स किस लिए होते हैं? वो इसलिए होते हैं गाड़ी की मेंटेनेंस है, गाड़ी सड़क पे आने के काबिल है, तो ब्रेक एकदम तो फेल नहीं होती कभी भी। वो तो बहुत 1000 में एक केस होता है कि जिसमें ब्रेक फेलियर हो जाए, वो इंजीनियरिंग फॉल्ट गाड़ी का हो सकता है। ये सब चीजें हैं जिस पर हमें ध्यान देना है, जिसको इंश्योर करना है, अदरवाइज इस तरह के वाकयात होते रहेंगे। सुमरू साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, ब्रेक पे मुझे जाना है, ब्रेक लेंगे, आप न्यूज हेडलाइंस जानिए, हम शो में दोबारा हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। मेरे ख्याल से हम अब वो लोग बनते जा रहे हैं जो खाना खाना भूल जाते हैं। जब कभी भी आप सोशल मीडिया पे बैठे हैं, आपके खाने का वक्त गुजर गया, आपको नहीं पता, आपके ज़रूरी काम रह गए, आपको नहीं पता। अब हमारी लाइफ में सोशल मीडिया इस कदर जो है वो इम्पॉर्टेंट हो चुका है कि हमारे ज़रूरी काम, जिन्हें एक्चुअली ज़रूरी कहा जाता था, जिनमें हमने अपने घर वालों को टाइम देना है, जिनमें हमने अपने बच्चों को टाइम देना है, जिसमें हमने ज़रूरी काम निपटाने हैं, वो चीज़ें जो है वो एक साइड पे हैं। तमाम टाइम चूंकि आपके हाथ में मोबाइल फोन रहता है, सोशल मीडिया पर आप सारा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आप भूल जाते हैं कि आपने कुछ करना है। फिर जो आजकल हर कोई अपनी अदाकारी के जौहर दिखा रहा है, वो अदाकारी है भी या नहीं है, ये चीज़ें तो बात का सवाल है। मुझे ये समझ नहीं आती कि जब आपके पास बताने को कुछ नहीं है, कोई अच्छी चीज़ शेयर करने को नहीं है, कोई अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करने को नहीं है, तो फिर इस प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल का मकसद क्या है? समझ से बाहर है। फिर जब कोई आपको तनकीद का निशाना बनाता है तो आपको बुरा लगता है, फिर आप इस तरह से ना सिर्फ आप बल्कि आपकी फैमिली के लोग भी इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इनॉइंग हो जाती है। कहीं ना कहीं आप इस चीज़ से इस कदर डिस्टर्ब हो जाते हैं कि ना सिर्फ आप डिस्टर्ब होते हैं बल्कि आपकी पूरी फैमिली इससे डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। रोकना कैसे है इन चीज़ों को? इन चीज़ों को अगर इस्तेमाल करना है तो बेहतर इस्तेमाल किस तरह से करना है कि वो आपके लिए भी नुकसानदेह ना हो और आपकी फैमिली के लिए भी ना हो। अब इसका मतलब ये नहीं कि चीज़ें आसान हैं, आपकी रसाई जो है वो मुमकिन है, तो आप उसका गलत इस्तेमाल करें। आज हम स्पेसिफिकली बात करना चाहेंगे टिकटॉक ऐप के हवाले से, जिस पर मुझे आज तक ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई। मुझे तो टिकटॉक पर्सनली मैं बताऊं, मुझे मेरे मोबाइल में आज तक ये ऐप नहीं है। जो लोग देखते हैं मुझे वो भी पसंद नहीं, जो टिकटॉक बनाते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि मैंने अभी तक जितनी टिकटॉक देखी हैं किसी में एज सच कभी मुझे कोई ऐसी पॉजिटिविटी या कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई जिससे आप कहें कि जी इसका ये फ़ायदा है, किसी को कुछ मैसेज पहुँच रहा है। ऐसा क्यों है? ये चीज़ें हम आज के शो में डिस्कस करेंगे और फिर वो चीज़ें भी हाईलाइट करेंगे जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मसाइल हमारे माशरे में पैदा हो रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे मेहमान मौजूद हैं, मोटिवेशनल स्पीकर कासिम अली शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का बड़ा शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, ये टिकटॉक पे आजकल जो चल रहा है कैसे देखते हैं आप इसको? अच्छा देखिए, टिकटॉक एक वक्त का बहुत बड़ा ज़िया है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि वक्त का ज़िया इसलिए है कि लोग बेमकसद हैं। शायद टिकटॉक से कोई अच्छा काम भी किया जा सकता है। That is my मैं point, ना? कोशिश करूंगा इस प्रोग्राम के बाद आपको अपनी किसी ने मेरी टिकटॉक अगर बनाई वो भी सेंड करूं, यानी अच्छा काम भी हो रहा होगा। लेकिन क्योंकि लोगों के पास मकसदियत नहीं है, वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपना आप दिखाना चाहते हैं, अपना मनवाना चाहते हैं, और ये करने के लिए वो टिकटॉक का इस्तेमाल करने लग पड़ते हैं। अब मैं इसकी इतनी मुखालिफ क्यों हूँ? क्योंकि आपने बताया कि इस पर बामकसद चीज़ें भी हैं, आपने अपनी खुद मिसाल दी। मैं इसके मुखालिफ क्यों, ये मैं आपको पॉइंट बताऊंगी, लेकिन अब
जी, तो हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया के इस्तेमाल के हवाले से, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। कासिम अली शाह साहब, मेरा पॉइंट ये है कि जब आपको एक तीसरा हिस्सा पॉजिटिविटी का नजर आएगा, जब आपको मैं वही कह रही हूँ ना, तब आप कैसे एक चीज की जो है मुखालिफत नहीं करेंगे? मैं तो इसलिए मुखालिफत कर रही हूं। मैं कहता हूं कि जो टेक्नोलॉजी है ना वो छुरी की मानिंद है। उससे अगर आप सब्जी काट रहे हैं या किसी की हिफाजत कर रहे हैं तो वो बड़ा खैर का काम है, लेकिन गले काट रहे हैं तो ये फिर एक जुर्म और जुल्म है। अब टेक्नोलॉजी को बामकसद आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते आप बामकसद हैं। यानी ये सब चीजें जो आज आई हैं, जो जिनके मरहूने मिन्नत हम सारा मैसेज फैलाते हैं, बातचीत करते हैं, अगर आपके पास, आपने बड़ी अच्छी एक बात की जब इंट्रो आप करवा रहे थे कि अगर आपके पास कहने को कुछ नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे? आपको एक बड़ी मजे की बात बताऊं, किसी भी फेसबुक पेज पे जाइए और उस बंदे ने जो चीजें शेयर की हैं, जो लाइक हैं, जो चीजें वो उसने सब्सक्राइब की हुई हैं, आप जरा चेक कर लें, 80% उसकी पर्सनैलिटी उसके पेज पे पड़ी होती है, अकाउंट पे पड़ी होती है। क्योंकि जो कुछ वो कर रहा होता है, लाइक या डिसलाइक, लाइक का मतलब है पसंद, डिसलाइक का मतलब है नहीं पसंद। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इस तरह के लोग बन गए हैं कि हमने नहीं कुछ देखा, लाइक किया। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो कंटेंट को देखते भी नहीं है, उन्हें इस्तेमाल नहीं आता। और आप एक और ट्रेजेडी देखिए, मैंने चंद दिन पहले एक एक्सपीरियंस किया। हम चंद दोस्त बैठे हुए थे और हमने कहा 20 मिनट में देखते हैं पेज पे क्या होता है। एक पोस्ट लगाई सिर्फ, आज के दिन में आपने क्या सीखा है। सही। अना नीचे 600 कमेंट थे 20 मिनट बाद। सही। और उसमें नेक से नेक कमेंट थे, कह रहा था आज मैंने तौबा कर ली है और आज मैं हक के रास्ते पे चल पड़ा हूं। और कोई इंतहाई गैर संजीदा बात कर रहा है। मैंने कहा लोग वेले हैं, लोगों के पास, हम पैराग्राफ लिखने के लिए, आज मैंने एक ब्लॉग लिखना है, एक टीवी प्रोग्राम करना है आपके साथ, शाम को एक ब्लॉग लिखना है, मुझे पूरा दिन सोचना पड़ेगा उसके लिए कि मैंने क्या कहना है, किस तरह कहना है। लेकिन ये काम जो की पैड फाइटर है, ये वर्ड भी नया है ना जी, की पैड फाइटर, ये की पैड पे फाइटिंग बड़ी आसान है। प्रैक्टिकली करना, बेमकसदियत का होना, उसका सबसे बड़ा नुकसान ये कि उस बंदे की अपनी एनर्जी जाया जाने लग पड़ती है। अच्छा, वो लोग जो तनकीद करते रहते हैं, बड़ा अच्छा जुमला वासिफ अली वासिफ साहब का, वो कहते हैं कि आप जितनी एनर्जी तवानाई लगा रहे हैं किसी की खामी तलाश करने में, बिल्कुल उतनी तवानाई खुद पे लगा दें तो खूबियां पैदा हो जाए। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त ये बात है और हमारे बहुत सारे लोगों को इसी चीज की अब जरूरत है। मुझे सिर्फ ये बता दें, अब टिकटॉक हम इसको तनकीद का निशाना बना रहे हैं, मुझे नहीं समझ आती। हमारी सोसाइटी के वही लोग हैं जो कि इन लोगों को मिलियन फॉलोअर्स पहले इनके बनाते हैं, बाद में इनको तनकीद का निशाना बनाते हैं। अब ये साइकी क्या है? मतलब क्यों हम पहले लोगों के, जिस तरह मैंने कहा, लोग देखते भी नहीं, लाइक करते जा रहे हैं धड़ाधड़, उसके बाद जब कुछ ऐसी चीज सामने आई आप पकड़ के तनकीद का निशाना बनाने लगे। ये बड़ा फितरती है। मतलब आप जो पोर्ट्रे कर रहे हैं वो टिकटॉक के जरिए, फेसबुक के जरिए, वीडियोस के जरिए, ब्लॉग्स के जरिए, राइटिंग्स के जरिए, उस पर पूरा उतरना बड़ा मुश्किल होता है। यानी आप अपने आप को वलीउल्लाह साबित कर दें, लेकिन आप प्रैक्टिकली वैसे ना हो, तो वो जो गैप है, कोलोफेल का तजाद है, वो कोलोफेल के तजाद की वजह से बड़े मसले पैदा हो जाते हैं। फिर लोगों का ट्रस्ट खत्म हो जाता है। वो कहते हैं हम एतबार किस पे करें, हम जहां पांव रखते हैं वो स्लिप हो जाती है, जमीन निकल जाती है, जिस आसमान के नीचे आते हैं छांव खत्म हो जाती है। सो ये एक मिजाज इस माशरे में कहीं ना कहीं ये बना है और बड़ा है। अच्छा, पुराने जमाने की खराफाती रिसाले हम वो भूल गए हैं, उस जमाने के बड़े मसाइल थे, अजीबो गरीब किस्म के रिसाले पढ़े जाते थे, बिकते थे, मिलते थे, वो सब चीजें थी। आज प्रॉब्लम ये हुई कि कम्युनिकेशन फास्ट होने की वजह से, अभी 5G ने आना है, सोचें क्या होगा तब। और ये कम्युनिकेशन फास्ट होने की वजह से सब चीजें अवेलेबल होगी। एक बच्चा भी, छोटा बच्चा 2-2.5 साल का यूट्यूब पे चला जाता है, वो प्ले कर लेता है, सर्च कर लेता है, लाइक कर लेता है। 5, 7, 8 साल के बच्चे को मैंने फेसबुक यूज करते देखा है, छोटे छोटे बच्चे टिकटॉक स्टार बनने शुरू हो गए हैं। तो एक नई दुनिया पैदा हुई है जिसमें जब तक आप खुद ग्रूम्ड नहीं है, याद रखिए तरबियत का मतलब ये है कि ये टेक्नोलॉजी हाईजैक नहीं करती फिर आपको। बिल्कुल, अगर आपकी तरबियत है, आपके अकायद ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट ठीक है, आपकी प्रायोरिटीज क्लियर है, आपका मकसद क्लियर है, फिर ये टिकटॉक आपको हाईजैक नहीं करता। ये हाईजैक तब करता है जब आप खुद भरे हुए नहीं है, तो फिर ये क्रेज के फेम, फिर ये क्रेज के मेरा नाम हो, फिर ये क्रेज के मैं जाना जाऊं, ये जाना जाऊं और पहचान क्यों आप क्यों पहचान बनाना चाह रहे हैं ना आप है कुछ नहीं अंदर, बिल्कुल अंदर से खाली है ना कंटेंट। अच्छा देखो, कंटेंट का वर्ड कितना इंपॉर्टेंट है
कि अगर हमारे प्रोग्राम में कंटेंट ना हो तो हमें पता होता है वो डल है, खत्म हो गया वो। और उसका नतीजा हम देखते भी हैं, जब कभी आपका कंटेंट कहीं पर कॉम्प्रोमाइज होता है वहां पर फिर आपको पता भी चल जाता है कि अच्छा ये चीज लोगों को पसंद है, हमने कब क्या कहा। मतलब आज हम थोड़ा फास्ट खेल रहे हैं, क्यों खेल रहे हैं, एक ये भी एक स्टाइल है बात करने का, ये भी अंदाज है। तो आप तजुर्बे करके सीख के कहते हैं कि मैंने बात पहुंचानी है, किस तरह से पहुंचानी है। और अना ये कंफर्म है, देखो मैं आपको कब से देख रहा हूँ सिटी 42 पे, मैं अपना काम करूं, मुझे 20-22 साल लग गए। 20-22 साल के बाद हम रायआमा बनाने के काबिल हुए हैं, और अभी भी तिफले मकतब है, अभी भी सीख रहे हैं। यानी आप दावा नहीं कर सकती एंकर होता है कि मैंने सीख लिया है, आप सीखते जा रहे हो, हर पल आपको एक नई चीज सीखते हो, मैच्योर होते हो, गलतियां करते हो, तलफ्फुज की, कॉन्सेप्ट की, कंटेंट की, थ्रो करने की और मैनेज करने की, टाइमिंग और बात कहने की, कितना कुछ हमें करना पड़ता है। लोग एतराज करते हैं दरमियान में खबर क्यों आ गई, आपको पता है कितना प्रेशर है, बिल्कुल आपको पता है कि ब्रेकिंग न्यूज वो जो टाइम पे देनी है, क्योंकि सिटी का चैनल है, इंफॉर्मेशन देना कितना जरूरी है। तो जो तजुर्बा है, जो मैच्योरिटी है, वो आपको काबिल बनाता है और वो आपको स्टेज पे लाता है। लेकिन आप एक टर्म है हाफ कुक्ड, बिल्कुल, अगर अध पके आप मार्केट हो गए हो, बिल्कुल ठीक है जी। अध पका सेब अगर बाजार आता है मुरब्बा बनता है, बिल्कुल सही, अध पका सेब, बिल्कुल सही, पका सेब जब आता है ना तो अना फिर उसका दाम लगता है। बिल्कुल सही कहा आपने। अध पका आम आता है ना, उसके वो चटनी बनती है, चटनी फलानी चीज की चटनी बन गई। और अगर पका हुआ आता है तो फिर उसका दाम लगता है, उसकी कीमत होती है। तो हमें भी थोड़ा बेसब्रा नहीं होना चाहिए, अपने आप को मैच्योर करना चाहिए, अपनी ग्रूमिंग करनी चाहिए, और फिर कंटेंट, पर्सनैलिटी, शख्सियत के साथ। मैं आपको एक बड़ी पक्की नुस्खे की बात बताऊं, अगर आपकी बात में जान है ना, बिल्कुल, तो भाई मरने के बाद भी बचाएं। अगर आपकी बात में जान नहीं है ना, तो आपकी जिंदगी में क्या अगले दिन ही खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, आज की अखबार जो छपी है ना, कल के दिन वो रद्दी है। बिल्कुल, आज की ताजा अखबार और खबर कल के दिन उसके ऊपर रख के ना टिक्की नान वो लोग खा रहे होते हैं, उसकी लाइफ इतनी है। लेकिन अगर उस अखबार में कोई ऐसी काम की चीज है, कोई ऐसा मैसेज है, लोग कटिंग करके फाइलों में लगा लेते हैं कि मैंने इससे सीखा। बिल्कुल, और यही हमारा पॉइंट है कि जब तक आपकी जिंदगी का, आपके टिकटॉक या फिर यूट्यूब पे कोई बात करने का कोई मकसद नहीं होगा, तो उसको फिर लोग तनकीद का निशाना ही बनाएंगे, फिर वो आपके लिए परेशानी का बाइस ही बनेगी। इस पे हम मजीद गुफ्तगू करेंगे, कोशिश करेंगे हम एक टिकटॉकर से भी राब्ता करें, उनका एक्सपीरियंस कैसा है वो भी जानेंगे। ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। कासिम अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ टिकटॉक्स में चाहूंगी आपको दिखाएं और फिर आप लोग भी एनालिसिस करें कि आया ये वो चीज़ें हैं जो हम बना के लोगों को दिखा रहे हैं, इसका कोई मकसद है। सबसे पहले मैं अपनी प्रोड्यूसर साहिबा को कहूँगी कुछ टिकटॉक्स हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। कासिम अली शाह साहब, ये टिकटॉक हम बना रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं, मुझे ये बता दें ये क्या है? खुदा की पनाह है जी, अल्लाह ताला रहम करे। मतलब आप ये हमारे नौजवान हैं जो कौम का मुस्तकबिल हैं, और हम इन एप्लीकेशंस का अगर इस्तेमाल इस तरह से करेंगे, ये तो क्राइम है जी, जो ये आप दिखा रहे हैं, इस पे तो पर्चा बन जाता है मेरा ख्याल है। अगर कोई लीगल एक्सपर्ट होता तो बताता, क्योंकि जब वेपन दिखाते हैं और ओपन उसको पब्लिक करते हैं इस तरह, तो वो तो क्लियर कट एक FIR हो जाती है उसी वक्त। बिल्कुल, और हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये वो कहते हैं ना कि अब बस बताने के चक्कर में कि हम बड़े भाई यहाँ पर हैं और ये चीजें हम करके दिखा रहे हैं, ना तो इस पर कोई नोटिस ले रहा है, ना तो इस पर कोई चीजें ये इस तरह से आम होती चली जा रही हैं। अब ये वो चीजें हैं जिसकी वजह से मैं इन चीजों के बहुत ज्यादा खिलाफ हूँ। फिर आप बहुत सारी, आई एम सॉरी टू से, ऐसी हम देख रहे हैं फीमेल्स हैं जो कि बहुत सारे इंडियन गाने हैं उस पर आप सिर्फ जो है थोड़ी बहुत एक्टिंग कर रहे हैं, और क्या मकसद है इन चीजों का। एक और टिकटॉक आपके साथ शेयर करते हैं। अब सीरियसली मुझे हंसी आ रही है। मैं तो मेरा सर शर्मिंदगी से झुका हुआ है जी। मैं तो इस पे क्या बंदा राय दे, इस पे राय भी नहीं देने को दिल कर रहा। अब मैं यही चीज कह रही हूँ कि अगर हम ये चीजें दिखा रहे हैं तो वो लोग जो कि कहते हैं, हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त भी दी गई है टिकटॉक की बंदिश के हवाले से, तो आई मस्ट से कि ये चीजें होनी चाहिए। अभी हमें टिकटॉकर अलीना हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है, अलीना फातिमा। अस्सलाम वालेकुम अलीना, क्या हाल चाल है आपके? जी अलीना, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है, बताइएगा क्या हाल चाल है आपके? मैं ठीक ठाक हूँ, आप बताइए। अच्छा अलीना, मुझे कुछ अपना टिकटॉक का एक्सपीरियंस बताएगा, क्योंकि मैंने देखा कि आपको लोगों ने बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया।
आपने जब टिकटॉक बनाना शुरू की, लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा पसंद करना शुरू किया, आपके फॉलोअर्स मतवातर बढ़ना शुरू हो गए, तो कभी ये सोचा था कि इस तरह से तनकीद भी होगी? बिलाशुबा मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा जो है वो ये गैर अखलाकी चीज़ें हैं कि आपकी फैमिली को भी इन्वॉल्व करना। मुझे कुछ अपना एक्सपीरियंस बताइए। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा, मैंने सिर्फ शौकिया कर रही थी, बट बड़ा दुख हुआ। लाइक करते हैं लोग, बैड कमेंट्स करते हैं, सब पे करते हैं, मुझ पे भी करते थे, बट वो काबिल बर्दाश्त था। बट खुसूसन टारगेट किया गया, वो बहुत बुरा लगा। तो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा कि टारगेट करके हर वीडियो को इस्तेमाल किया गया। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, टारगेट किया गया, हर वीडियो को इस्तेमाल किया गया। अलीना, हम बात कर रहे हैं कि हम सोशल मीडिया का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो उसका कोई मकसद होना चाहिए। जब आपने टिकटॉक बनाना शुरू की तो मुझे बताइएगा, क्या आपने सोचा था कि किस तरह से आपने अपनी ऑडियंस को कुछ चीज़ें उन तक पहुंचानी है? क्या आपका माइंड था? क्यों आपने टिकटॉक बनाना शुरू की? क्या तब आपके माइंड में आया? मेरा मकसद सिर्फ ये था कि देखें, मुझे से बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में, शायद लाखों करोड़ों हैं, और सबके पास कोई ना कोई टैलेंट है। इसी तरह मेरे पास भी है। मेरे फ्रेंड्स वगैरह कहते थे तुम्हारे पास टैलेंट है, तुम इसको पब्लिक करो वीडियोस को। तो मैंने उनके कहने में पब्लिक किया, और फिर मैंने अपना मोटिव रखा कि मैं उन तमाम जो चबी लड़की और लड़कियां होंगी उनको मोटिवेट करूंगी कि अगर आया आपके अंदर कोई टैलेंट है तो आप किसी की बिना सुने अपने आप को आगे बढ़ाएं और दिखाएं सबको कि आपके पास ये टैलेंट है, ना कि आप किसी कमरे में कैद होके बैठ जाएं और लोगों से नजरें फेर लें। सही, तो आपका मकसद ये था। अब मुझे बताएं, अब जब वो लोग जिन्होंने पहले आपको बहुत सराहा, आपके फॉलोअर्स बढ़ते गए, आप जब तनकीद कर रहे हैं, आपने कहा कि आपकी फैमिली तक ये चीजें पहुंच रही हैं, आपके फैमिली के लोगों को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो क्या कहेंगी? अब क्या आपको अफसोस हो रहा है कि आपने क्यों जो है वो टिकटॉक ज्वाइन किया और क्यों आपने इस तरह से वीडियोस बनाई? क्या आप सोचती हैं अब आगे क्या करना चाहती हैं? दुख हुआ है, अफसोस तो नहीं हुआ, सिर्फ दुख हुआ कि यार किसी को आगे बढ़ता हुआ कोई देख नहीं सकता दुनिया में। और अगर आप देखें कि आपका कंटेंट बिल्कुल डिफरेंट है, आप और लोगों को मोटिवेट करने के लिए आई हैं, तो उसको तनकीद का निशाना बनाया जाए तो उस बात का अफसोस हुआ। लेकिन कभी टिकटॉक बनाने पे मुझे अफसोस नहीं हुआ, और पीछे तो नहीं हटूंगी क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों के लिए खड़ी हुई हूँ। तो पीछे हट गई तो मतलब मैं नहीं हारूंगी, काफी सारे लोग हार जाएंगे मुझसे जुड़े। अच्छा अलीना, मुझे ये बताइए, जो ये जिस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है, मुझे ये बताएं, इसको लेकर आपकी फैमिली, ऑब्वियसली जो लोग अब मजीद टिकटॉक्स बना रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाएंगे इस चीज़ की, तो जितनी मजम्मत की जाए कम है। तो क्या फील कर रही हैं आप? ये तो इंतहाई दुख की चीज़ें हैं। बिल्कुल, आप यकीन नहीं करेंगी, मेरे स्टार्ट की जो 3-4 डेज थे वो बहुत बुरे गुजरे। लेकिन मेरे किसी भी स्टेप उठाने से पहले ही मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स और मेरे फॉलोवर्स या ये कह लें मेरे सपोर्टर्स मेरी बैक पे आना शुरू हो गए थे, और उन्होंने बोलना शुरू कर दिया था कि बहुत गैर अखलाकी हरकत हुई है। तो फिर उससे मुझे, और मैं जिनको मोटिवेट करती हूँ उन लोगों ने मुझे मोटिवेट किया कि नहीं यार ये गलत है, इसके लिए आवाज़ उठाई जाए। सही। अच्छा तो अलीना, मुझे ये बताएगा कि इस सब के बाद आपने कुछ सोचा है कि अगर अब आपने दोबारा से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आना है तो कोई स्ट्रेटजी अपनी तब्दील की है कि कुछ नए कंटेंट के साथ आना है, क्या आप इसी तरह से कंटिन्यू रखेंगी? फिलहाल तो अभी मेरा दिल ही नहीं चाह रहा कहीं भी कोई चीज़ पोस्ट करने का, तो इतनी एक्टिव नहीं हूँ। बट ये कि जब दोबारा एक्टिव होंगी तो कंटेंट यही रहेगा, मैं लोगों को मोटिवेट करती रहूँगी। फिलहाल इस वक्त थोड़ी मेंटली हेल्थ थोड़ी डिस्टर्ब हुई है, लेकिन ये कि इसको रिकवर करके जल्द से जल्द मैं अपने वापस उसी मकसद पर आऊँगी जिसके लिए मैंने काम अपना स्टार्ट किया था। ठीक है, आपका मकसद क्या था? एक दफ़ा हमारे नाज़रीन के साथ वो शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग जो कि तनकीद कर रहे हैं एटलीस्ट उनको पता चल जाए कि आप ये मकसद लेकर आई थी, ये चीज़ आप लोगों तक पहुँचाना चाह रही थी। मेरा मकसद यही था कि जिसके अंदर जो टैलेंट है, चाहे उसकी फिजिक्स जैसी भी हो, उसको ये पता होना चाहिए कि उसके अंदर ये टैलेंट है, वो दिखा सकता है या दिखती है। और कोई मकसद ऐसा नहीं था कि किसी को डिग्रेड किया जाए। मैंने ना कभी किसी के लिए बुरा बोला ना चाहा, हमेशा अच्छा सोचा और अच्छा ही किया। ठीक है, आगे भी ऐसे ही करती रहूंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच अलीना। हम भी यही चाहेंगे कि आपके लिए आगे भी अच्छा हो और लोग भी जो है आपके लिए अच्छा सोचें।
बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जी तो नाज़रीन, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। कासिम अली शाह साहब, अलीना की गुफ्तगू आपने सुनी। ऑब्वियसली जिस तरह के वर्ड्स अलीना के लिए सोशल मीडिया पे इस्तेमाल हुए, मैं खुद उससे बहुत ज़्यादा हर्ट हुई। फिर अलीना ने कहा कि उसके फैमिली के लोगों को भी इन्वॉल्व किया गया। अब मकसद क्लियर होना, अब उस मकसद को आप किस तरह से लेके चल रहे हैं, ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं आगे आपको चल के जो मुश्किलात फेस करना पड़ेंगी उस पे। क्या कहेंगे आप? अच्छा देखिए, नुमाया होने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आपकी खूबियां खामियां दोनों नुमाया हो जाती हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा। बड़ा अहम जुमला है। बिल्कुल, यानी हम चाहते तो हैं सारी दुनिया हमें जाने, लेकिन जब जानेगी तो फिर मुमकिन है मजाक उड़े, फिर मुमकिन है कि आपकी छोटी सी को गलती पकड़ी जाए, मुमकिन है आपको कोई तनकीद का निशाना, फिर आप में बर्दाश्त भी होनी चाहिए। एक बड़ी मजे की आपको एक बात बताऊं, मेरे मिसेस के जो ग्रैंड पा थे वो राइटर थे, वो लिखते थे उमरू अयार कैरेक्टर पे। अच्छा। उनको 80s में दुनिया से खत आते थे, क्योंकि उस जमाने में सबसे बड़ी तरसील एक अफसाना छोटा सा बच्चों का, वो शहजादी हुमैरा और वो शहजादा एयाज, इस तरह करके कहानी उन्होंने लिखनी। एक दफा वो बैठे हुए तो उन्हें खत आया, वो खत उन्होंने पढ़ा और अपने साहबजादे को पढ़ाया, खलील साहब को। उसमें गालियां थी, तनकीद थी। अच्छा। तो उन्होंने, बेटे ने कहा अब्बा जी इतनी मोहब्बत आती है, ये क्या है? उन्होंने कहा बेटे ये मेरे काम का हिस्सा है। सही। यानी मुझे जहां पर इतनी मोहब्बत आती है वहां पर तनकीद सुनने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। तो आप अगर नुमाया होना चाहते हैं, आपकी बातचीत सुनी जाती है, आप लिखते हैं, बोलते हैं, सोशल मीडिया पे आते हैं, प्रिंट मीडिया पे कहीं भी आते हैं, तो तैयार रहिए। ये नहीं हो सकता, इस पे आने का फिर एक इम्तिहान ये है कि आपको तनकीद का सामना करना पड़ेगा। फिर आपका पर्सनल कुछ नहीं रह जाता है। फिर मैं तो ये कहूंगी कि एक पब्लिक प्रॉपर्टी वाली बात आ जाती है कि जिसका जो दिल चाहता है वो फिर आपको कह सकता है। मकसद होना कितना जरूरी है, कंटेंट होना कितना जरूरी है, जिसको हम एक्चुअली मकसद और कंटेंट कहें। देखिए ना, हमें ना टारगेट करना चाहिए, हमने पहुंचना कहां पर है। ये जो जल्दी है ना, जल्दी से कुछ बनना, मैं हमेशा कहता हूँ जल्दी से गोभी बनती है, लेकिन मुझे सिर्फ ये बता देना, यहाँ पे तो हमें ये चीजें सिर्फ फन लग रहा है, हंसी मजाक लग रहा है, और जिसका दिल चाह रहा है वो आता चला जा रहा है। इमेच्योर लोग हैं, सारे बच्चे हैं, मैं इनको ये कहूंगा ये अपने रास्ते को खराब कर रहे हैं, पैंडा खोटा कर रहे हैं। हमें मेच्योरिटी ये है कि प्रिपरेशन से आना चाहिए, हमें मेहनत करके आना चाहिए। आप देखें, आज टीवी प्रोग्राम कर रहे हैं, मुझे प्रोड्यूसर 2 दिन पहले बताती है, वो कहती है शाह साहब ये टॉपिक है, आप इस पे बातचीत करेंगे। और ये प्लानिंग प्रिपरेशन ही हमें इस काबिल करती है हम कैमरे को फेस करें और बातचीत करें। बिल्कुल आपने अच्छा, होता ही है कि ये जो यंगस्टर्स हमारे सारे आए हैं, ना इनका कोई उस्ताद होता है, ना इनका कोई मेंटोर होता है, ना इनकी कोई इस्लाह करने वाला होता है। और आज भी आप, मैं, ये जितने लोग प्रेजेंट कर रहे हैं इस वक्त मीडिया या मीडियम्स पे, वो ईमानदारी से कहें हमारे उस्ताद हैं। बिल्कुल, हमें तनकीद की जाती है, हमें कोई इस्लाह करता है, हमें कोई डांटता है। इवन हमारे शो के बाद बहुत सारे लोग हमारे ऑफिस में बताते हैं कि ये चीज अच्छी थी, ये चीज गलत थी। आप सीखते हैं कि आपने नेक्स्ट चेंज करना पड़ता है, हमें बात को बदलना पड़ता है, मौजू को बदलना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है क्या सिचुएशन है, क्या बात करनी है, और ये निशानी है कि हम इस्लाह लेते हैं। लेकिन जो बंदा डटा हुआ है, अपनी जहालत पे डटा हुआ है, बेवकूफी पे डटा हुआ है, वो कह रहा है नहीं जी मैं ठीक हूं, मुझे मौका मिल गया। आपको कई लोग ऐसे मिलेंगे जिनका लाख लाख सब्सक्राइब है, लेकिन जहालत फैला रहे हैं, डेप्थ कोई नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं है, उनको फॉलो करने वाला खुद ही ट्रैक हो जाता है। अच्छा, ट्रैक पे रहने का मतलब है कि किसी का भी कॉन्सेप्ट, आइडिया, कंटेंट ऐसा हो कि उसमें झूल ना हो, वो कम अज कम एक मैच्योर इंसान का घड़ा हुआ मटेरियल पता लगे कि इस पे ठोक बजा के चेक किया गया है। और फिर फॉलोइंग बताती है, ये जो हमारी बहन कह रही थी, फॉलोइंग किस कैलिपर की है। ये ना हो जाहिल को जाहिल फॉलो कर रहे हो, जाहिलों का सरदार आगे जो सा वो लगा और पीछे पूरी जाहिलों का टोला लगाओ, उससे ज्यादा बेहतर है आपको मैच्योर लोग फॉलो करें। देखिए, मेरे कंटेंट पे जब मुझे को पढ़ा लिखा बंदा फीडबैक देता है, मुझे अच्छा लगता है, कोई दानिश्वर देता है, कोई काबिल इंसान, कोई जज देता है, कोई ब्यूरोक्रेट कहता है शाह साहब ये वीडियो ने मेरी इस्लाह कर दी है, इस बात ने मेरी इस्लाह कर दी है, तो वो ज्यादा भला है बनिस्बत इसके कि जाहिलों की फौज आपको फॉलो कर रही हो। तो फॉरवर्ड बढ़ाने के चक्कर में ना पड़े, आप देखें कि आपकी संजीदा काम है, संजीदा आपने प्रेपरेशन की है, आपने कंटेंट प्रिपेयर किया, आपने इस्लाह ली है, उसके बाद थ्रो किया। बिल्कुल। और इस पे एक टिकटॉक के हवाले से ही मैं अफसोसनाक चीज ये भी शेयर करना चाहूंगी। अभी 2 दिन पहले की हमारी खबर है कि टिकटॉक पे दोस्ती किसी की हुई और उसके बाद उस लड़की को इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया गया। नौबत जब यहाँ तक पहुंच जाए तो मुझे बता दें कि फिर ये चीजें कि बैन की तरफ जाए और फिर भी लोग इसकी सपोर्ट करें, मुझे नहीं लगता कि ये चीजें होनी चाहिए। देखिए, पाकिस्तान में अभी साइबर क्राइम मैं समझता हूँ एवोल्यूशन के प्रोसेस से गुजर रहा है। डिपार्टमेंट है, FIA है, सब कुछ है, वो दावा भी करते हैं, लेकिन उनकी कैपेसिटी उतनी नहीं है। मैं कहता हूँ ऐसा नहीं है कि वो डिलीवर
ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और सेगमेंट्स की तरफ जाएंगे, जिसमें सबसे पहले मोबाइल रेट्स क्या है मैं आपको बताऊंगी जी। सबसे पहले है जी क्यू मोबाइल नॉयर Z12 और इसकी कीमत है 20,500 रुपये। अगर आप खरीदना चाह रहे हैं तो खरीद सकते हैं। नोकिया 7 प्लस 29,900 रुपये इसकी कीमत है। नेक्स्ट मोबाइल हमारे पास है टेक्नो स्पार्क 5 प्रो 19,999 रुपये इसकी कीमत है। और इसके बाद इन्फिनिक्स 04 प्लस और इसकी कीमत है 26,499 रुपये। जी तो नाज़रीन, ये थे हमारे आज के मोबाइल रेट्स और इसके साथ साथ शहर की सूरत हाल मजीद भी आपको बताएंगे। और वो जानने के लिए अभी जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि शहर में जो मवेशी मंडियां लगाई गई हैं वहाँ की सूरत हाल क्या है। ऑब्वियसली इस टाइम जो है हम देख रहे हैं हर घर में प्लानिंग हो रही है कि कब मवेशी की खरीदारी के लिए जाना है, किस मंडी में जाना है, तो वहाँ की सूरत हाल बताना बहुत ज़रूरी है। सगिया में इस वक्त मौजूद है फरहान यामीन। फरहान बताइए, इंतजामात यहाँ मुकम्मल हैं, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सगिया मवेशी मंडी में मौजूद हूँ। सबसे पहले व्यापारी से बात करेंगे, उन्हें क्या प्रॉब्लम है मुझे बताइएगा। यहाँ आपको आ तो गए हैं, आज मसाइल क्या क्या है? यहाँ से सबसे जो मेजर मसला आ रहा है ना वो पानी का आ रहा है। कल के आए हुए हैं, पानी का कोई इंतज़ाम नहीं है। यहाँ पे जानवर जो प्यासे बैठे हुए हैं, बुरा हाल हो गया जानवरों का हमारे का ना। पानी जो है वो हमें चाहिए फिलफोर। अच्छा, जो बारिश के बाद सिचुएशन है वो भी इंतहाई अबतर है। बारिश के बाद तो बहुत बुरा हाल हुआ है ना, मट्टी वगैरह हमें खुद डलवानी पड़ी है। अभी पानी खड़ा हो गया है इधर, बड़े मामला जो ख़राब हुए हैं। वाशरूम वगैरह है? वाशरूम वगैरह भी बन रहे हैं, कोई वाशरूम नहीं है अभी इधर। तो ये रास्ता है, जानवर तो बड़ा मसला होगा क्योंकि कीचड़ हुई हुई है। काफ़ी रास्ता भी ख़राब है। ये जो आ रहा है ना, ये हज़रत अली रोड जो है वो बिल्कुल ख़राब हुआ है ये सारा ना टोटल। इसको भी सही करना चाहिए। जी बिल्कुल, ये व्यापारी है जो कि आज जानवर यहाँ लेकर आए हैं और पहले गुज़िश्ता रात ये यहाँ पर जानवर लेकर आए थे जो कि यहाँ पर बांधे हुए भी हैं। अब ये जो व्यापारी हैं, ये जो सिचुएशन बता रहे हैं उसके हिसाब से भी जो इस वक्त सगिया मंडी है उसके अंदर जो इंतजामात है वो नामुकम्मल है। सबसे अहम मसला होता है कि जो जानवर लेकर आना है या व्यापारी ने आना है या ख़रीदार ने आना है, तो जो इंट्रेंस होती है वो साफ़ होनी चाहिए। लेकिन वहाँ के हालात बहुत अबतर हैं, कीचड़ है, गाड़ी गुजारना इंतहाई मुश्किल है। जबकि जिस तरह व्यापारी ने बताया, पानी का सबसे बड़ा मसला, हम पहले दिन से यहाँ पॉइंट आउट कर रहे हैं कि जानवर आएगा, व्यापारी आएगा, तो पानी का सबसे पहले इंतजाम करना चाहिए। लेकिन आज जो दूसरा दिन फरहान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। व्यापारी हम देख रहे हैं कि शिकायत करते नजर आ रहे हैं कि पानी का सबसे बड़ा मसला है और जो इंतजाम डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से किए गए हैं वो नाकाफ़ी हैं। और अभी इतनी बड़ी तादाद में व्यापारी भी नहीं है और ख़रीदार भी नहीं आ रहे हैं, तो अभी इंतजामात बेहतर हो जाने चाहिए, ये मुतालिबा भी किया जा रहा है। फरहान हमारे साथ थे। फरहान, आपका बहुत शुक्रिया। अगला सेगमेंट बचत बाजार। जी तो सेल्स कहाँ कहाँ लगी हैं, सबसे पहले आपको बताते हैं। चैनवन अगर आप जाएंगे यहाँ पर फ्लैट 50% ऑफ है, यहाँ पर आप जाकर खरीदारी कर सकते हैं। मैंगो ब्रांड है, यहाँ पर अप टू 50% ऑफ है, यहाँ पर भी आप जा सकते हैं। ऑनलाइन खरीदारी के ऑप्शन भी आपके पास मौजूद है। और अगर आप जाएंगे कारफोर, प्रमोशन पर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं वो भी जान लीजिए जी। शैंगहोंग LED टीवी और इसकी कीमत रिटेल प्राइस इसकी है जी 64,900 रुपये, आपको प्रमोशन पर मिलेगी 52,900 रुपये की, यानी इस पर आप पूरे 12,000 रुपये बचा सकते हैं। सनसिप लीमू पानी और मौसम के मुनासबत से बहुत ही ज़बरदस्त ड्रिंक है, 375 रुपये इसकी रिटेल प्राइस है, 249 में अवेलेबल होगा, यानी 126 रुपये इस पर आप बचा सकेंगे। और अब आपको बताएंगे आज के भाव क्या हैं। हसन की तरफ जाएंगे। हसन बताइए, सब्जियां किस कीमत पर मिल रही हैं मार्केट में? महंगाई की गूंज हर तरफ से नजर आ रही है, तो सब्जियों के हालात क्या हैं? जी बिल्कुल, बढ़ती हुई महंगाई ने आम आदमी का जीना जो है वो मुहाल कर दिया और अब जैसे जैसे बकरा ईद करीब आ रही है वैसे वैसे जो सब्जियां हैं, ख़ासतौर पे जिनको सब्ज़ मसाले कहा जाता है, उनकी कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। जिसमें अगर बात कीजिए टमाटर की, तो टमाटर जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 100 से लेके और 120 रुपये तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। प्याज जो है 60 रुपये तक फ़रोख्त हो रहे हैं, आलू 70 से 90 रुपये तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इस तरह से अगर बात कीजिए लहसन की, तो लहसन जो है वो 300 रुपये में, जबकि अदरक जो है वो 460 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुँचा है। इसी तरह से हरी मिर्च की अगर कीमत की बात की जाए तो हरी मिर्च की डबल सेंचुरी जो है वो मुकम्मल हो चुकी है और हरी मिर्च शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 200 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त की जा रही है।
हरा धनिया जो है वो 250 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि दीगर सब्जियों की कीमतों में भी इजाफे का सिलसिला जारी है। शहरियों का यही कहना है कि हुकूमत को ये चाहिए कि वो अगर महंगाई कंट्रोल नहीं कर सकती तो कम अज़ कम जो अपना जारी करदा सरकारी निर्खनामा है उसके मुताबिक शहर भर में सब्जियों, फलों और मुर्गी की गोश्त की कीमत की फ़रोख्त को जो है वो यकीनी बनाए, ताकि आम शहरियों को, आम सार्फिन को महंगाई के इस दौर में रिलीफ मिल सके। जबकि दूसरी तरफ अगर ब्रायलर की कीमत की बात की जाए तो गुज़िश्ता रोज़ की निस्बत आज मुर्गी की गोश्त की कीमत में 5 रुपये फ़ी किलो की कमी देखी जा रही है, जिसके बाद शहर में मुर्गी का गोश्त 275 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। ठीक है हसन, थैंक यू सो मच। मार्केट की सूरत हाल आप बता रहे थे, इसके साथ साथ बढ़ेंगे मीट रेट्स की तरफ। आपको मैं बताऊं, जेनिथ शॉप पे अगर आप जाएंगे बीफ पर केजी अवेलेबल होगा 633 रुपये में। बीफ मिन्स आपको मिलेगा 899 यानी 899 रुपये में, और मटन पर केजी 1403 रुपये में मिलेगा। मटन मिन्स आपको मिलेगा 1649 रुपये में। चिकन रेट आपको बताते चलें, जिंदा मुर्गी गवर्नमेंट रेट के मुताबिक 190 रुपये किलो में दस्तयाब है, और इसका बना हुआ गोश्त आपको मिलेगा 275 रुपये में। और अब एग रेट्स क्या हैं ये मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले रिटेल प्राइस 128 रुपये दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकेंगे। होलसेल पर अगर आप जा रहे हैं तो यहाँ पर 126 रुपये दर्जन में अंडों की खरीदारी आप कर सकेंगे। गोलमे पर 1 रुपये इजाफे के साथ 127 रुपये दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। जी, सेल्स, प्रमोशन और मार्केट की सूरत हाल, सब्जियां, गोश्त आप किस कीमत पर खरीद सकते हैं ये तो सब आपको बता दिया। आप जान लीजिए माल का हाल। तो गैर मुल्की करेंसी रेट्स क्या हैं, एक नजर डाल लेते हैं। जी तो नाज़रीन, माल का हाल आपने जान लिया। हमने आपको बता दिया है कि सब्जियां, फल किस कीमत पर मिल रहे हैं, इसके साथ साथ मीट रेट्स क्या हैं। तो अब हमने जाना है अपने किचन की तरफ, जहां पर जहांगीर पूरी तैयारी के साथ हैं और उन्होंने ये सब चीज़ें खरीद ली हैं। रेसिपी आज की क्या है, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे हबीब के किचन से। हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, हबीब के किचन में आपको खुशामदीद कहेंगे। दिल का मामला है, ज़बरदस्त खाना अगर आप बनाना चाहते हैं तो आपने इस्तेमाल करना है हबीब कुकिंग ऑयल। साथ ही साथ नेशनल के जो मसाला जात हैं वो तो खाने का मज़ा ही दोबाला कर देते हैं। तो मैं आपको बताती चलूं कि नेशनल फूड लिमिटेड रेसिपी मिक्स से मिलेगी आपको लज्जत और सहूलत, और नेशनल मसाला जात आसान और सहूलत भरी और हर दिन के खाने को बेहतरीन बना देते हैं, और आपके खाने का टेस्ट ज़बरदस्त हो जाता है। अच्छा टेस्ट खाने में डेवलप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ ये चीज़ें मैटर करती हैं वहीं आपकी रेसिपी अच्छी होना बहुत ज़रूरी है, और हमें अच्छी रेसिपी हर रोज़ जो है वो बताते हैं जहांगीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जहांगीर, आपकी रेसिपी बहुत पसंद आ रही है लोगों को, यानी अब आपका जो है ना वो कहते हैं मुकाबला सख्त होता जा रहा है। तो आज की रेसिपी क्या है? आज हम बनाने जा रहे हैं लच्छा बाइट भी इसको बोलते हैं, चिकन पकौड़ा विद लच्छा भी कहते हैं। इसके 3-4 नाम है। बड़ी सिंपल रेसिपी है। अभी हम रेसिपी की तरफ आते हैं। हमें चाहिए इसके लिए 1 कप चिकन, ये क्यूब कटिंग में कटा हुआ है। उस चिकन को हम करेंगे मैरिनेट। मैरिनेट के लिए हमें चाहिए नेशनल की लाल मिर्च, जिसको हम यूज़ करेंगे तकरीबन 1 से 3 ग्राम के करीब। उसके बाद हम लेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, वो भी तकरीबन 1 से 2 ग्राम के करीब। सूखा धनिया है मेरे पास क्रश किया हुआ, ये तकरीबन 3 ग्राम के करीब लेंगे। उसके बाद ज़ीरा लेंगे, वो भी 3 ग्राम के करीब। जब तक हम मैरिनेट कर रहे हैं उतनी देर को मैंने ऑयल का ऑलरेडी फ्लेम ऑन कर दिया ताकि हम जी हबीब कुकिंग ऑयल ऑलरेडी हमारा जो है वो देखें आप फ्लेम पे पड़ा है, गर्म हो जाएगा। अच्छी तरह जब हीट होगा तो ऑब्वियसली आपकी जो चीज़ है वो अच्छी फ्राई हो जाती है, जो भी आप बनाने जा रहे हैं। जी, ये हमारा जो है हमने इसमें ऐड किया कॉर्नफ्लोर, बेसन और सॉल्ट एज पर टेस्ट। ठीक है। उसके बाद हम इसको मिक्स करेंगे। उसके लिए हमें चाहिए थोड़ा सा पानी। पानी जाएगा इसमें 2 से 3 टेबलस्पून। ठीक है जी। उसके बाद इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारे लच्छे की तरफ जाएंगे। ये मैंने अगर कैमरा दिखा रहा है आपको तो मैं यही पूछने वाली थी, इसको लच्छे का नाम क्यों दिया गया? उसके लिए क्या कोई स्पेशल चीज ऐड कर रहे हैं? जी जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये देख सकते हैं कैमरा अगर आपको दिखा सके, मैंने ये पोटैटोज हैं
अच्छा। इनकी कटिंग इस तरह की है। जब हम इसको कोट करेंगे इसके साथ और फ्राइंग में डालेंगे तो ये लच्छे वाली शक्ल में आ जाएगा। उससे पहले हम इसको सीजन करेंगे। सीजन के लिए हमें चाहिए नेशनल की लाल मिर्च तकरीबन 1 से 2 ग्राम। उसके बाद हम इसमें डालेंगे सॉल्ट एज पर टेस्ट, कुटी हुई लाल मिर्च बिल्कुल थोड़ी सी, पिंच एक। उसके बाद हम इसमें यूज करेंगे कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर इसमें जाएगा 4 से जी। तो रेसिपी अगर आपने मजे की बनानी है, इसके लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा नेशनल के मसाला जात का, जो कि टेस्ट में इंतहाई जबरदस्त हैं और आपके खाने का मजा दोबाला कर देते हैं। आपको मैं बताऊं कि नेशनल फूड लिमिटेड रेसिपी मिक्स से आपको मिल सकती है लज्जत और सहूलत एक साथ, और फिर आप इस्तेमाल करेंगे हबीब कुकिंग ऑयल का तो आपकी रेसिपी बन जाएगी इंतहाई मजेदार। ओके जी, अब आते हैं हम इसको शेप देते हैं। शेप देने के लिए हम एक छोटा सा पोर्शन लेंगे जिसके साथ हम चिकन लेंगे, चिकन का एक क्यूब जिसको हम अच्छे तरीके से इसके साथ यूँ करके कवर कर देंगे। अच्छा, और अगर ये खुल जाए तो? नहीं खुलेगा। उसकी रीज़न ये है कि हमने इसमें कॉर्नफ्लोर की एडिशन की हुई है। ओके, ठीक है, ये खुलेगा नहीं। अब इसको हम स्लोली ऑयल हमारा गर्म है, हम इसको ऑयल में छोड़ देंगे। और अब समझ आ रहा है कि जी इसको लच्छेदार क्यों कहा जा रहा है। बिल्कुल। इसी तरह फिर एक और पीस लेंगे, इसको भी चिकन को अच्छे तरीके से पोटैटो उसके अंदर कवर करेंगे। ये रेसिपी मैंने पहले ना कभी देखी है ना कभी टेस्ट की है। आई होप कि आप लोगों के लिए भी ये कुछ नया है जो आज जहांगीर हमें ट्राई करवा रहे हैं। चिकन के क्यूब जो हैं वो बताता जाऊं तकरीबन 30 ग्राम का पीस होना चाहिए, ताकि ड्यूरिंग जितनी देर में हमारे पोटैटो क्रिस्प हों और कुक हों उतनी देर में हमारा चिकन भी कुक हो जाए। अगर बड़ा पीस होगा तो ये फिर चिकन जो है आपका वो प्रॉपर्ली कुक नहीं हो सकेगा। सही। ले जी, जब तक वो हमारे जो हैं ये बाइट्स जो है चिकन कुक होता है, पोटैटोज कुक होते हैं, उतनी देर हम दूसरी तरफ जो है अपनी प्लेटिंग अरेंज कर लेते हैं, ताकि हम जल्दी नाज़रीन को एक अच्छी सी रेसिपी जो है वो बना के दे सकें विद गुड प्रेजेंटेशन। ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस पर हम हर रोज़ फोकस करते हैं कि आपकी रेसिपी जितनी मर्जी अच्छी होगी, प्रेजेंटेशन जब तक अच्छी नहीं होगी तो रेसिपी आपको मज़े की नहीं लगेगी। तो अब हम आ रहे हैं प्लेटिंग की तरफ। वहाँ पर आप देख रहे हैं फ्राई हो रही है हमारी आज की रेसिपी और इसके साथ साथ प्लेटिंग की तरफ हम जा रहे हैं ताकि जब रेसिपी कंप्लीट हो जाए तो वो एक प्रॉपर लुक। अच्छा, प्लेटिंग में अक्सर हम लोग घरों में भी पकोड़े का इस्तेमाल करते हैं। पकोड़ों के साथ मिंट चटनी लेते हैं और केचप लेते हैं। मैंने भी इधर केचप का इस्तेमाल किया। आप केचप को भी प्लेटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास एक छोटा सा पीस टिश्यू का है, उसके साथ आप एक अच्छी सी प्लेटिंग यूँ करके डिज़ाइन कर सकते हैं। साथ में लेंगे हम ये मिंट चटनी। मिंट चटनी का थिक होना बहुत ज़रूरी है, जितनी अच्छी थिक होगी उतनी अच्छी प्लेटिंग में ये हेल्प करेगी। उसके बाद हम इसका लगाएंगे एक सूश। ओके, ये हमारी प्लेटिंग की बेस जो है वो रेडी हो गई है। अब हम चलेंगे अपने जो बाइट्स हैं लच्छा बाइट की तरफ। जी, हमारी लच्छा बाइट ऑलमोस्ट जो है जी वो क्रिस्प भी हो गई हैं बिल्कुल, और चिकन भी हमारा ऑलमोस्ट कुक होने वाला है। अब जस्ट हम इंतज़ार करेंगे थोड़े से कलर का। जैसे ही कलर आएगा हम इसको प्लेट में अरेंज कर देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी आज की हमारी नाज़रीन। और फिर मौसम की मुनासबत से मैं बार बार कह रही हूँ क्योंकि आजकल शहर लाहौर में बारिश का नहीं पता चलता कि कब बारिश हो जाती है। कल मौसम इंतहाई खुशगवार था और ये रेसिपी अच्छे मौसम में, बारिश के मौसम में आपके काम आ सकती है। ये वो रेसिपी है जब कभी भी बारिश का मौसम होता है तो हमारा दिल करता है कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, तो आप ये रेसिपी अपने घर में ट्राई कर सकते हैं। वैसे भी हम लाहौरिये इन चीज़ों पर बड़ा फोकस करते हैं, खाने पीने पे, चाहे वो मौसम हो या चाहे वो कोई भी इवेंट आ जाए, हमारा फोकस पहले फूड पे होता है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, मौसम को मद्देनज़र रखते हुए हमें बेस्ट से बेस्ट और अच्छे से अच्छी रेसिपीज़ को फॉलो बिल्कुल। और जब हम रेसिपी अच्छी फॉलो करते हैं तो रेसिपी को अच्छा बनाने के लिए आपको चीज़ें भी अच्छी जो हैं वो इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। तो नेशनल मसाला जात जो हैं वो ज़रूर इस्तेमाल कीजिए अपने रोज़मर्रा के खानों में अगर आप अपने खाने को मज़े का बनाना चाहते हैं। और हबीब तो ये कहता है कि दिल का मामला है, यानी आपको दिल के बीमारियों से महफूज रखता है। तो ये सब चीज़ें अगर आपकी रेसिपी का हिस्सा होंगी तो आपका खाना जो है वो हेल्दी रहेगा और आप अपनी सेहत का भी ख्याल रखेंगे। प्लेटिंग की तरफ एक बार फिर से आ जाते हैं। जहांगीर बताइएगा आप प्लेटिंग के लिए आप मजीद क्या क्या चीज़ें नेक्स्ट हमने ग्रीन चिली का इस्तेमाल किया, ठीक है, क्योंकि पकोड़े हैं उसके साथ हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको फ्राई करके यूज़ करना चाहें तब भी अच्छा है। लें जी, हमारा पहला जो पकोड़ा है वो अगर कैमरा दिखा सके वो रेडी हो गया है। पहली जो हमारी पोटैटो अपना लच्छा बाइट है इट्स ऑलमोस्ट रेडी।
इसको हम प्लेट आउट करेंगे, थोड़ी देर रेस्ट देंगे। लच्छा बाइट हमारी जो है वो आप देख सकते हैं रेडी है। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी जिस तरह से फ्राई हुआ है, कलर इसका इतना ज़बरदस्त है। और लुक देखें इसकी, कोई कह नहीं सकता कि इसके अंदर कुछ छुपा हुआ है। और वो जो मुझे लग रहा था ना कि अच्छा ये खुल जाएगा, वो भी नहीं हुआ। ये जी हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। हमारा नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो इसकी थोड़ी सी सीजनिंग है, उसके लिए फिर हम चलेंगे नेशनल मसालों की तरफ। तो हमने यूज़ किया नेशनल का चाट मसाला, जिसको हम इसके ऊपर टॉप से स्प्रिंकल करेंगे। सही जी, नेशनल का चाट मसाला आप इस्तेमाल करेंगे। ने जी हमारी जो लच्छा बाइट्स हैं इट्स रेडी। इसको हम प्लेट में निकालेंगे। ठीक है जहांगीर, हमारे पास वक्त कम है, मैं चाहूंगी आप प्लेटिंग जो है वो मुकम्मल कर ये लें। लें जी, ये हमारा लग गया इसके ऊपर नेशनल का चाट मसाला। नेक्स्ट स्टेप है हमारी प्लेटिंग का। और ये लें जी हमारे लच्छा बाइट जो हैं वो रेडी। साथ लगाएंगे 1 मिनट का पत्ता, जिससे हम इसको फाइनल कर देंगे। सही जी, तो हमारी आज की रेसिपी जो है वो फाइनल हो चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त देखने में लग रही है। आई विश के खाने में मुझे इतना मज़ा आएगा। अगर आप ये मज़ेदार रेसिपी अपने घर ट्राई करेंगे तो बताइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच जहांगीर आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त भी अपने इख्तिताम को पहुंचा है। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।